हम लोग एसटीडीज वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, वो चीज हम वहाँ पे समझ रहे थे, सीख रहे थे, दैट इज समथिंग वी वर डूइंग, राइट। जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था समथिंग इन टर्म्स ऑफ द सिफिलिस हमने डिस्कस किया था, देन हमने डिस्कस किया था हमारा गोनोरिया, राइट, दैट इज डिस्कस, एंड देन हमने एचआईवी हमारा बस खत्म किया था। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव डन इन द एसटीडीज के अंदर, राइट। तो आज एसटीडीज हम हमारा यहाँ पे खत्म करेंगे एंड देन द इनफर्टिलिटी। हाँ जी अक्षय कुमार, गुड इवनिंग। सो दैट इज समथिंग वी विल बी डूइंग, ओके। सो जो लोग आई थिंक पिछले क्लास में नहीं थे, बस ध्यान दो क्लास के अंदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, यू विल अंडरस्टैंड विद द कोर्स ऑफ टाइम, आपको समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी अगर आप क्लास में नए हो तो, राइट। सो हाँ जी, गुड इवनिंग प्रिया एंड ऑल द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन। हिमाचल से आई थिंक सारे बच्चे आ चुके हैं, अक्षरा छोड़ के। गुड इवनिंग सर। प्रियंका गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो ऑलराइट देन, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेट्स सी आज हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेंगे थोड़ी बहुत नीट वाली। सो लेट्स स्टार्ट विद STDs. ऑलराइट, तो STDs वाला पोर्शन आज हमें यहाँ पे खत्म करना है। एंड इसके अलावा वी हैव ऑलरेडी सीन समथिंग इन टर्म्स ऑफ द एमटीपी को लेके हमने यहाँ पे चीजें देख ली थी। यस सर। लीगलाइज कौन सी ईयर में हुआ, तो कोई बताएगा मुझे कौन सी ईयर में लीगलाइज हुआ था एमटीपी? 1971। कौन से वीक तक एमटीपी कराना इज गोइंग टू बी सेफ? 12th week, हाँ जी 12th week तक एमटीपी कराना इज गोइंग टू बी सेफ। आफ्टर दैट इट कैन बी अ रिस्क फॉर द मदर, राइट। उसके अलावा हमने ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे देखी थी कि एमटीपी जब हम यहाँ पे बात करते हैं, सो कौन सी कंडीशन में एमटीपी आप करा सकते हो। इट्स नॉट लाइक आप हमेशा करा सकते हो, यू हैव सर्टेन पैरामीटर्स जब आप करा सकते हो। लाइक अगर रिस्क हो रहा है मदर को, अगर फीटल को अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, राइट, इफ अ फीटस हैज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो आप ये करा सकते हो। मदर को अगर रिस्क है तो ये फीटस तो हम टर्मिनेट करा सकते हैं प्रेगनेंसी को। सेक्सुअल असॉल्ट, इफ अ गर्ल हैज अंडरगॉन अ रेप, देन इन दैट केस ये कराया जा सकता है। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव किसी रीजन से काम नहीं किया जो डॉक्टर ने इंसर्ट किया था, देन यू कैन गो फॉर द एमटीपी एंड टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो इन कंडीशंस के अंदर एमटीपी आप सक्सेसफुली आप कर सकते हो बिना कोई रुकावट के, ओके। याद रखना एमटीपी का करने का लाइक रेगुलेशंस इसलिए स्ट्रांग है बिकॉज पीपल यूज्ड टू डू दिस थिंग फॉर getting rid of the female child, so you don't want that to happen. That's why we're doing the MTP under some legal guidance, okay. And then we have started with the STD. So ये सब हम कर चुके थे and then we have covered the STD. अब STD के अंदर हमने यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे देखी थी, like we have understood they are called as my venereal disease भी इनको कहते हैं हम लोग यहाँ पे, या reproductive tract infection भी हम इन्हें यहाँ पे बोलते हैं। फिर हमने यहाँ पे कुछ नाम देखे थे, इन नाम को हम एक बार फिर आज देखेंगे। We have seen some common symptoms: burning sensation in genitalia, pain and itching आपको यहाँ पे मिल जाएगा, low grade fever, abdominal pain, inflammation and discharge of fluid from the genitalia। तो ये सारे आपके common symptoms होते हैं कोई भी STD के। So any of the STD will have this kind of common symptoms, we'll get to see them, okay। So we'll have this common symptoms, we'll get to see in the STDs, so याद रखना है। इसके बाद हमने यहाँ पे बात किया था हमारा पहला STD, दैट में सिफिलिस। ट्रिपोनेमा पैलिडियम ये आपके यहाँ पे बैक्टीरिया का यहाँ पे नाम है, और ये जो आपके यहाँ पे बैक्टीरिया रहेगा, ये बैक्टीरिया बेसिकली कॉज करता है सिफिलिस एंड इट विल हैव नंबर ऑफ स्टेजेस। स्टेज 1 यहाँ पे आपका पेन एंड अल्सर फॉर्मेशन कैन बी सीन ऑन द जेनिटेलिया। सेकेंड स्टेज में यू कैन हैव अ जॉइंट पेन, हेयर लॉस, स्वेलिंग आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। एंड थर्ड स्टेज आपको यहाँ पे काफी सीवियर होता है जहाँ पे ब्रेन डैमेज यहाँ पे हो सकता है। अब याद रखना सिफिलिस के अंदर आपको क्लियर कट ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे लाइक अगर ब्रेन डैमेज वाली पोजीशन में अगर आप कोई आ रहा है तो ट्रीटमेंट की जा सकती है, ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी भी हो सकती है, बट जितना डैमेज हुआ होगा ब्रेन के अंदर उसे आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, राइट। कंडीशन आपकी है क्योरेबल, जो भी बीमारी बैक्टीरिया से हो रही है उसे हम क्योर कर सकते हैं, दैट कैन बी क्योर्ड वेरी इजीली, ओके। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू, ओके। गोनोरिया के बारे में याद रखना, अगेन इट इज हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द बैक्टीरिया। सिम्टम्स सारे आपके वो कॉमन सिम्टम्स थे, वही आपको याद रखने, एंड इट इज आल्सो गोइंग टू बी क्योरेबल। इसको भी हम एंटीबायोटिक्स देके क्योर कर सकते हैं, इसको भी हम बिल्कुल यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो दो बीमारी हमने यहाँ पे देखी जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। देन वी हैव सीन द एचआईवी। एचआईवी क्योरेबल नहीं है, ये स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट नहीं करता,
और HIV का जो वायरस यहाँ पे रहेगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज HIV वायरस, और ये आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है। तो याद रखना जिसके लिए टारगेट यहाँ पे होगा, द टारगेट इज गोइंग टू बी द इम्यून सिस्टम। सो यहाँ पे इसका जो टारगेट यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू बी द इम्यून सिस्टम पे ये टारगेट करेगा, राइट। अब जब ये इम्यून सिस्टम के ऊपर यहाँ पे आपका टारगेट करेगा, सो यू विल फाइंड कि आपके WBC का काउंट यहाँ पे कम होता है। तो याद रखना यहाँ पे अगर आप इम्यून सिस्टम को टारगेट कर रहे हो, सो व्हाट विल हैपन, WBC का जो काउंट यहाँ पे होगा, WBC का जो यहाँ पे काउंट होगा दैट विल डिक्रीज, ये यहाँ पे डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। याद रखना कि HIV होता है जनरली फॉर सर्टेन रीजंस। यू कैन हैव अ सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेम सिरिंज यूज करना, या मदर से फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी नई यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर हेपेटाइटिस बी। सो हेपेटाइटिस बी, अब हेपेटाइटिस बी में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा होते हुए, दैट यू विल फाइंड कि ये एक आपका STD है जिसका होने का रीजन आपका यहाँ पे एक वायरस है। वायरस का नाम काफी सिंपल है आपका यहाँ पे, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। तो वायरस का नाम यहाँ पे कोई याद रखने की कोई स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना, इट्स हेपेटाइटिस बी वायरस जो आपका ये हेपेटाइटिस बी आपको कॉज कर सकता है। अब ये सेक्सुअल कांटेक्ट से हो रहा है। अगेन जो भी रीजन आपको बताए गए थे यहाँ पे HIV के लिए, सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या सेम सिरिंज, ये सारे रीजन की वजह से हेपेटाइटिस बी यहाँ पे हो सकता है। दो सेम रीजंस आर गोइंग टू बी ट्रू ओवर हियर, राइट। एडिशनल एक रीजन यहाँ पे ये होता है, इट कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ द सलाइवा। तो सेक्सुअल कांटेक्ट तो हमारा है ही है, राइट। सेक्सुअल कांटेक्ट तो आपका रीजन एक यहाँ पे बनता ही बनता है, बट उसके साथ साथ इवन सलाइवा भी अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का अगर कोई कंज्यूम कर लेता है किसी रीजन से, सो इवन द सलाइवा हैज अ पोटेंशियल टू कॉज द हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो ये सलाइवा के थ्रू भी आपका स्प्रेड किया जा सकता है, एंड दिस कैन ऑल्सो या सो ये एक एडिशनल चीज है कंपेयर टू HIV कि HIV में सलाइवा यहाँ पे कुछ कॉज नहीं कर सकता वायरस के ट्रांसफर को, बट यहाँ पे ये कॉज किया जा सकता है, राइट। उसके साथ याद रखना कि हेपेटाइटिस बी जो आपके यहाँ पे कंडीशन आपकी यहाँ पे होगी, इट इज गोइंग टू बी नॉट क्योरेबल, ये भी आपकी क्योरेबल नहीं है, इट इज गोइंग टू बी नॉट क्योरेबल। तो ये क्योरेबल किसी भी तरीके से नहीं होती, इसको आप ठीक नहीं कर सकते अगर ये हो जाता है तो। अब याद रखना एक चीज आप यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट यू विल फाइंड दिस हेपेटाइटिस बी की जो यहाँ पे कंडीशन है, इसकी वैक्सीनेशन अर्ली डेज में मिलती है। अगर किसी को इसकी वैक्सीनेशन अर्ली डेज में अगर मिल जाती है, देन देयर इज नो चांस ऑफ हैविंग दिस कंडीशन, देन ये कंडीशन होने का कोई चांस नहीं रहता। बट अगर किसी को वैक्सीनेशन नहीं मिलती, देन यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस आपके हमेशा रहते हैं, ओके। तो याद रखना इट इज गोइंग टू बी नॉट क्यूरेबल। और इसमें एक इंटरेस्टिंग सिम्टम ये भी होता है कि किसी को अगर हेपेटाइटिस बी होता है तो उसके अंदर जॉन्डिस एज अ सिम्टम देखने के लिए कॉमनली मिलता है। सो पीपल सफरिंग विद हेपेटाइटिस बी जनरली हैव अ जॉन्डिस वाली बीमारी इनके अंदर मिलती है देखने के लिए। एंड लेटर स्टेज पे कई बार यू कैन ऑल्सो गेट टू सी समथिंग लाइक अ लिवर डैमेज भी यहाँ पे आपको होते हुए आपको मिल जाता है। सो लिवर डैमेज भी वन ऑफ द सिम्टम यू कैन फाइंड ओवर हियर। तो ये चीजें होते हुए आपको मिलती है हेपेटाइटिस बी के अंदर। याद रखना वायरल कंडीशन है आपकी यहाँ पे, ये इसका कोई क्योर यहाँ पे है नहीं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो है रीजन जिससे ये ट्रांसफर हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आपका रीजन यहाँ पे आएगा, उसके साथ साथ सलाइवा के थ्रू भी आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ द हेपेटाइटिस बी। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पे याद रखती है, देन यू वोंट हैव एनी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ लाइक सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ द हेपेटाइटिस बी को लेकर आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट हाँ बेटा बताओ क्या सवाल है इसके अंदर आपका। सर जॉन्डिस अर्ली स्टेज में मिलता है और लिवर डैमेज लेटर स्टेज में। लेटर स्टेज में, यस लिवर डैमेज आपको काफी लेटर स्टेज में आपको मिल सकता है, ठीक है। ओके सर। So this is your hepatitis B over here. अब एक और बीमारी हम यहाँ पे देख लेते हैं which is based on the virus over here and that is going to be your genital herpes, right? So यहाँ पे हम बात करते हैं एक और कंडीशन के बारे में जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे ऐसा genital herpes। अब जेनाइटल हर्पिस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो ये आपका एक वायरल कंडीशन है। अगेन ये आपके वायरस से होता है। अगेन सिम्टम्स आपके यहाँ पे सेम रहेंगे। जेनाइटल एरिया में यू हैव अ पेन, पस सिक्रीशन और इचिंग सेंसेशन जेनाइटल एरिया में बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इन द मेल एंड द फीमेल के अंदर, ओके। अब जेनाइटल हर्प्स में आपको यहाँ पे याद ये रखना है, व्हाट यू हैव टू नो हियर इज दैट
This is caused by a virus called as your herpes simplex virus, PLEX virus. So herpes simplex virus is a name of the virus जिसके थ्रू जेनाइटल हर्पिस आपका स्प्रेड होता है. सो herpes simplex SIMPLEX वायरस. अब ये जो यहाँ पे वायरस रहेगा, राइट, अगेन ये जो आपका स्प्रेड होगा, अगेन इट विल बी हैपनिंग बाय सेक्सुअल कांटेक्ट. सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये स्प्रेड होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. याद आपको ये रखना है कि ये भी क्योरेबल नहीं है. दिस कंडीशन इज ऑल्सो नॉट क्योरेबल. तो ये भी इट इज गोइंग टू बी नॉट क्योरेबल. सो इसका भी कोई क्योर नहीं होता. सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी नॉट क्योरेबल ओवर हियर, राइट. तो याद रखना, अगर किसी को जेनाइटल हर्पिस होता है देन आप सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हो. आपका जो पेन और पस सिक्रेशन हो रहा है जो जेनिटलिया में से, उसको आप वहां पे कंट्रोल कर सकते हो, उसको आप रेगुलेट कर सकते हो, उसको आप ठीक कर सकते हो. बट ठीक लाइक वायरस तो आपके बॉडी में रहेगा. सो वायरस विल बी देयर इन द बॉडी एंड यू कैन नॉट गेट इट ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस. तो ये बात आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ जेनाइटल हर्प्स. याद रखना इट इज नॉट क्यूरेबल. आप बस सिम्टम्स को डील कर सकते हो, बट इट इज समथिंग विच कैन नॉट बी क्योर्ड. सो ये आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखना है, बिकॉज आपको सवाल पूछा जाएगा कौन सी बीमारी क्योरेबल है, कौन सी बीमारी क्योरेबल नहीं है. तो आपको क्लियर कट याद रखना है जेनाइटल हर्पिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी क्योरेबल. ये आपकी कभी भी आपके यहाँ पे क्योरेबल आपकी नहीं होती. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो दो नाम याद रखना है यहाँ पे, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स, और यहाँ पे आपका आ जाएगा HIV. ये सारे आपके यहाँ पे क्योरेबल नहीं है, और सबके सब यहाँ पे हो रहे हैं आपके वायरस के वजह से. ऑल ऑफ देम आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वायरसेस ओवर हियर. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कोई भी इसमें अगर कोई दिक्कत आए तो बताइएगा फिर. सर चलिए. लेकिन मतलब बोलो बोलो, सर, जल्दी जल्दी मोनिका, सर, जल्दी बोलो. सर जो मतलब जिनको ये वाला वायरस होगा या फिर ये डिजीज होगा तो उनका लाइफ स्पैन तो मतलब ज्यादा ही रहेगा, बट उनको डिजीज ये रहेगा ही. हाँ, यस सर. इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता नहीं है. इसके वायरस अंदर रह के यू कैन हैव सम कॉम्प्लिकेशंस आपके होंगे, बट इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग. ओके, सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर इन योर बॉडी. इट इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, बस आप सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है. देन द नेक्स्ट कंडीशन ओवर हियर इज माय जेनाइटल वार्ड्स. The next condition here is going to be your genital warts. अब मैं genital warts की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, if I talk about the genital warts over here, तो ये जो condition है, ये भी आपका कॉज कर रहा है एक वायरस. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ये है आपके वायरस का नाम. सो जेनिटल वार्ट इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. अब ये जो आपका वायरस होगा जो आपका जेनिटल वार्ट कॉज करेगा, अब इसमें बात ऐसी होती है कि जो जेनिटल एरिया होते हैं वहां पर आपको वार्ट्स मिलते हैं. सो जेनिटल वार्ट्स, सो जेनिटल एरिया विल हैव द वार्ट्स. सो जेनिटल रीजन will have the warts. Will have warts. अब ये warts क्या होते हैं बेसिकली? आपको रेड स्मॉल डॉट्स आपको मिल सकते हैं आपकी जेनिटल एरिया के अंदर, whether it's a vagina, whether it's a penis. तो उन एरिया पर रेड डॉट्स या रेड बर्निंग डॉट्स आपको वहां पे मिल सकते हैं. These are called as my genital warts, right? वो काफी बल्जिंग स्ट्रक्चर आपको वहां पे बनते हुए आपको वहां पे मिल जाएंगे. उनको ही हम कहते हैं वहां पे एज अ वार्ट्स, राइट. कई बार पता है आपके फेस पे भी होता है, या कई बार आपके स्किन पे भी आपको ऐसे लाइक स्मॉल गोल आपके लाइक रेड स्पॉट्स आपके बन जाते हैं, कुछ कार्टिस भी कई बार बन जाते हैं, राइट. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आई विल बी फाइंडिंग फॉर्मिंग. ऐसी चीजें आपकी बन रही होती है जेनिटल एरिया के अंदर. ओके, तो ये जब वहां पे हो रहा था तो इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल दैट इट विल लीड टू अ इमेंस अमाउंट ऑफ पेन. पेन यहाँ पे काफी ज्यादा, पेन इचिंगनेस काफी यहाँ पे ज्यादा रहता है. बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि इसको हम ट्रीट कर सकते हैं. इसको जनरली इट इज दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी ट्रीटेबल. सो जेनिटल वार्ट्स जो यहाँ पे हो रहा है बिकॉज ऑफ द वायरस, दिस इज ट्रीटेबल. याद रखना ये ट्रीटेबल होता है. दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रीटेबल. ठीक है. जनरली ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पे एक कायरो सर्जरी कराई जा सकती है, जहां पे ये जो वार्ट्स होते हैं जेनिटल एरिया के अंदर जो बहुत पेन और इचनेस क्रिएट करते हैं, उनको आप रिमूव करते हो. सो दैट हैज बीन डन विद द एक्सपर्ट, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर. दिस स्मॉल कायरो सर्जरी कैन बी डन एंड उनको वहां से आप रिमूव करते हो. सो यस, ये ट्रीटेबल है. तो ये बात याद रखना. इसके साथ ये मत बोलना
जेनाइटल वार्ड सामने आए तो ये मत बोलना कि क्यूरेबल नहीं है, राइट? ये क्यूरेबल है, इट कैन बी ट्रीटेड एंड पर्सन कैन हैव अ रिलीफ फ्रॉम दिस, राइट? तो याद रखना ये कंडीशन है जो वायरस से हो रही है, बट इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी ट्रीटेबल। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। समझ आ रही है मेरी बात? क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर जब सर्जरी होगी तो वायरस भी मर जाएगा। सर्जरी होगी तो वार्ड्स में बेसिकली वायरस होता है, तो वहां से आप रिमूव कर दोगे एंड देन यू जस्ट कैरी ऑन विद सम लाइक मेडिसिन आफ्टर दैट। सो यस, द वायरस लोड विल डिक्रीज फ्रॉम द बॉडी एंड विल गेट रिमूव्ड। ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो उसके बाद आपको जो यहाँ पे याद रखना है, आई होप आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा कंसर्न है आज मेरे यहाँ पे। सही आ रही है। तो बताना अगर कुछ इसमें गड़बड़ हो जाए तो, बिकॉज माहौल थोड़ा हमारे यहाँ पे बारिश का है ना, तो थोड़ा होता है ऐसा। ओके, so this is something you have to know. Now you can have a look at something like your trichomoniasis. Trichomoniasis is again one of the condition. ये भी आपके एक STD ही है. This is also one of the STD, and this STD is caused by Trichomonas protozoan. ये एक प्रोटोजोन कॉज करता है। Trichomonas vaginalis. So Trichomonas vaginalis is a name of the protozoan. याद रखना, ये ना ही बैक्टीरिया है ना ही ये आपका है यहाँ पे। It is going to be a virus. It is a protozoan. ये यहाँ पे आपका रहेगा यहाँ पे प्रोटोजोन, और ये जो प्रोटोजोन आपका यहाँ पे रहेगा, this protozoan is known to again spread from the STDs, right? Again it's a sexual contact से ही होगा, sexual contact multiple लोगों के साथ, that can lead to this Trichomonas vaginalis, right? अभी वेजिनालिस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मत सुना कि सिर्फ फीमेल में होता है, ये मेल में भी हो सकता है। ओके, सो इट कैन हैपन इन बोथ द इंडिविजुअल्स। ओके, एंड अगेन इट इज समथिंग व्हिच विल हैव द सेम सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया था, वही आपके सेम सिम्टम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, along with low grade fever भी आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। So this is something which is very, very commonly seen happening as one of the STD. ओके, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इसका मेन कॉज होता है यहाँ पे होने का, और कोई यहाँ पे कॉज नहीं होता, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे एब्डोमिनल पेन ज्यादा देखने के लिए मिलता है बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटोजोन, एंड अगेन दिस कैन बी ट्रीटेड। याद रखना, इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो सकता है, सो इट इज गोइंग टू बी क्योरेबल। ये भी आपको यहाँ पे क्योर किया जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग व्हिच कैन बी क्योरेबल। सो ट्राइकोमोनासिस भी अगर आपके सामने कभी टर्म आता है तो भूलना नहीं है आपने, व्हाट इज हैपनिंग, भूलना नहीं है आपने दैट इट इज समथिंग व्हिच कैन बी क्योरेबल। अनक्योरेबल के अंदर वायरस वाले आएंगे, और वायरस वाले के अंदर भी जो क्योरेबल है दैट इज योर जेनाइटल वार्ड्स, वो आपके यहाँ पे क्योरेबल हो रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखते हैं, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द ट्राइकोमोनासिस। सो ट्राइकोमोनासिस के अंदर याद रखना हमेशा ये हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रोटोजोन, और ये कंडीशन को भी आप क्योर कर सकते हो यूजिंग द मेडिकेशंस, आप यहाँ पे क्योर कर सकते हो, बिल्कुल इसको आप ट्रीट कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट अ कंसर्न, जनरली इट्स नॉट अ मेजर कंसर्न। ना ही ये फेटल होता है, ये फेटल भी नहीं होता, ये जेनेटिलिया के अंदर ही अफेक्ट करेगा बट इट वोंट बी अ फेटल, राइट? तो ये सब चीजें आपको इसके अंदर याद रखना है। सो दीज आर द डिसऑर्डर्स व्हिच यू हैव टू नो, और ये आपको यहाँ पे याद रखना है दैट व्हाट काइंड ऑफ रोल दे विल बी प्लेइंग। आपको दो चीज यहाँ पे याद रखनी है, एक तो साइंटिफिक नाम याद रखना है कि कौन सा डिसऑर्डर कौन सा वायरस या बैक्टीरिया वहां पे कर रहा है, जैसे आपका यहाँ पे ट्राइकोमोनास आपका यहाँ पे हो गया एज अ प्रोटोजोन, यहाँ पे आपका हो गया ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया, देन हर्पिस के अंदर आपका हो गया हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस नेम हैव टू रिमेंबर्ड बाय यू। वो आपके सामने मैच द फॉलोइंग दे सकते हैं, दे कैन शेयर विद यू द मैच द फॉलोइंग, जहां पर आपको क्या मिलेगा, एक साइड पे नाम होगा डिजीज का, एक साइड पे साइंटिफिक नाम होगा, एंड देन यू हैव टू टेल देम कि कौन सा किसके साथ वहां पे मैच करेगा। सो दैट इज व्हाई ये नाम को याद रखना आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको क्लास के बाद एक बार खुद से लिख लेना, और जब खुद से लिखोगे तो शायद याद ना भी आए वो, तो एक बार देख के लिख लेना, उसके बाद रात को सोने के पहले एक बार खुद से लिख लेना। So you will be remembering those things, right? That's only we can remember those names. Now, this is something we have done. अब नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे वो हम ये समझेंगे कि याद रखना कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन
इवन काफी वाइडली एक्सेप्ट लाइक अफेक्ट कर सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। अगर कोई एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके अंदर एसटीडी का काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वहां पे हो सकता है। सो दोज इम्पैक्ट कैन बी as simple as, so अगर let's say there is someone who is undergoing the pregnancy, so अगर if someone is undergoing the pregnancy and अगर उन्हें STD होता है, if that person has a STD, अगर STD होता है, राइट, STD अफेक्टेड अगर कोई पर्सन वहां पे है, देन याद रखना अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया देन इट कैन हैव अ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या सीवियर कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे हो सकते हैं? यू कैन हैव अ कॉम्प्लिकेशन एज सिंपल एज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अबॉर्शन, द पॉसिबिलिटी ऑफ अबॉर्शन। सो अगर एसटीडी आप ट्रीट नहीं करते तो वो काफी अंदर तक आपका जा सकता है, जो जेनिटलिया में था इट कैन रीच अप टू योर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब तक ये जा सकता है, तो दैट कैन लीड टू अ कंडीशन ऑफ अबॉर्शन। तो वो चीज आपके यहाँ पे हो सकती है, राइट। इट कैन लीड टू समथिंग लाइक योर स्टिल बर्थ। अब स्टिल बर्थ का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बेबी बॉर्न हुआ बट आफ्टर द बर्थ बेबी वाज ऑलरेडी डेड, ठीक है। बेबी का बर्थ तो वहां पे हुआ बट इट वाज अ डेड बेबी व्हिच एक्चुअली बॉर्न ओवर देयर बिकॉज़ द फीटस डिडंट सर्वाइव ओवर देयर। बताइए मोनिका क्या हो गया? सर आपने बताया कि मतलब जो अगर प्रेग्नेंट वुमन है अगर उसका एसटीडी अफेक्ट करेगा तो बोला कि वो अबॉर्शन हो जाएगा उसका, लेकिन आपने बताया था उसमें एचआईवी वायरस वाले में कि जो मदर होती है ना उसका मतलब एचआईवी वायरस का लेट्स कीप दैट असाइड, क्योंकि वो आपके ऑर्गन को टारगेट नहीं कर रहा ना एचआईवी मोनिका। yes, तो मतलब वो एक्सेप्शन में आ जाएगा ना एसटीडी में यहाँ पर। बेसिकली आप ये याद रखना कि एसटीडी व्हिच इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ऑर्गन्स ना, वो जनरली आपके पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यहाँ पे डैमेज कर सकते हैं। एचआईवी इज नॉट गोइंग टू डैमेज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बेसिकली वो आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, सो वो इसमें नहीं आएगा। सो इट टू एचआईवी वोंट बिकम अ रीजन फॉर अबॉर्शन, एचआईवी वोंट बिकम अ रीजन फॉर अ स्टिल बर्थ, but HIV becomes a reason for getting transferred from mother to fetus via blood. सर सिर्फ एचआईवी होगा ना या कोई और तो नहीं इनमें में से? HIV के साथ भी आपका ऐसा यही होगा। हेपेटाइटिस के साथ ये हो सकता है। Hepatitis you can find that happening. It is getting transferred from the mother to baby, okay, and not affecting the specific organ over there. So HIV, hepatitis B के साथ भी हो सकता है। मोनिका समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ये चीज आप यहाँ पे रखते हैं। तो these are the two things which can seen be happening over here, कि एक तो अबॉर्शन यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पे काफी बढ़ जाती है, स्टिल बर्थ की पॉसिबिलिटी भी आपके यहाँ पे बढ़ जाती है इफ दैट इज नॉट बीन ट्रीटेड। उसके साथ साथ व्हाट द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि बहुत कॉमनली देखने को मिलता है दैट यू हैव अ पेल्विक रीजन इन्फ्लेमेशन, और आई कैन सिंपली कॉल इट अ पेल्विक इन्फ्लेमेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो पेल्विक रीजन के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिल सकता है इफ द कंडीशन इज अनट्रीटेड। अगर कंडीशन आपकी अनट्रीटेड वहां पे अगर आपकी वहां पे रहती है देन यू विल फाइंड इन्फ्लेमेशन हैपनिंग इन द पेल्विक एरिया। सो पेल्विक एरिया जो होता है फीमेल का, वहां पे इन्फ्लेमेशन देखने के लिए आपको मिल सकता है, एंड अगर वो इन्फ्लेमेशन होता है देन दैट कैन ओवरऑल अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ दोस पर्टिकुलर एरियाज। यू विल आल्सो फाइंड पीपल कैन अंडरगो इनफर्टिलिटी। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता देन यू विल फाइंड पीपल कैन अंडरगो इनफर्टिलिटी एज वेल। तो अगर एसटीडी को अगर हम यहाँ पे ट्रीट नहीं करते then you will find infertility is very common. This is something also you should remember. अब infertility यहाँ पे आपका कैसे होगा? ये तो जनरली कहीं पे भी हो सकता है कि अगर समझो कोई मेल है उसको कोई एसटीडी हुआ है और अगर वो ट्रीट नहीं कर रहा then that bacteria or that protozoan can affect the other parts as well. epididymis को अफेक्ट कर दिया, टेस्टिस को वहां पे अफेक्ट कर दिया, so inflammation of epididymis और टेस्टिस will lead to infertility. तो इसलिए कहा जाता है that if someone is suffering with the any kind of like STD, they have to undergo a treatment early, right? अगर वो ट्रीटमेंट डिले करते हैं किसी रीजन से, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते then you will find such consequences will be observed, like inflammation in the pelvic region, infertility, ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस आपके यहाँ पे हो सकता है। और अगर प्रेगनेंसी के अंदर अगर कोई बीमारी होती है then possibility of abortion, stillbirth, even it has been seen that कि अगर किसी को पहले से अगर STD है and if that girl becomes conceived, so in that case what can potentially happen, you have a possibility of ectopic pregnancy, then you can have a possibility of ectopic pregnancy की भी possibility यहाँ पे आपकी हो सकती है।
सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी यहाँ पे एक पॉसिबल केस बन सकता है इफ समवन इज गेटिंग अफेक्टेड विद एसटीडी. सो ये आपको पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आपको याद रखनी है. दीज आर द पॉसिबिलिटीज यू हैव टू नो व्हिच कैन हैपन टू अ पर्सन हु इज गोइंग टू बी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट. सो एक चीज याद रखना हमेशा, एसटीडी के साथ प्रॉब्लम ये आता है दैट पीपल हैव अ नोशन, या पीपल इसको डिस्कस नहीं करते, या पीपल इसको ट्रीटमेंट के लिए दे आर नॉट ओके विद दैट, बिकॉज ये बीमारियों को लेके यू हैव अ स्टिग्मा. सोसाइटी में इसको लेके एक स्टिग्मा, एक काइंड ऑफ टैबू है कि वो लोग उसको डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते जनरली, राइट. बट इफ इट इज नॉट डन देन यू कैन हैव अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. इट इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या इश्यूज आ सकते हैं, और नॉर्मली यू कैन व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज यू कैन फेस. इन्फ्लेमेशन होना पेल्विक गिर्डल के अंदर, पेल्विक रीजन के अंदर, एंड इवन द इनफर्टिलिटी इज समथिंग व्हिच इज कॉमनली सीन बिकॉज ऑफ द एसटीडी. अगर इसकी ट्रीटमेंट आप पहले लेते हो then there will be no concerns. You can actually find yourself getting free from the disease at a very early stage. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. So these are the things you have to know in terms of the effect of STDs on the pregnant women and generally as well, right? So mode of transmission यहाँ पे क्या है? Sexual contact, then AIDS and hepatitis B, transmitted to sharing of infected injection needles, sharing of infected surgical instrument. तो इन सब वजह से ये आपका ट्रांसफर किया जा सकता है. Okay. Then we have a blood transfusion, right, from infected mother to fetus. So ये आपको मिलेगा देखने के लिए. The same thing holds for my HIV as well as for your hepatitis B. बस एक एडिशनल चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो हेपेटाइटिस बी के लिए कि इवन ट्रांसफर किया जाएगा वाया सलाइवा एज वेल. इट कैन आल्सो गेट ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ द सलाइवा एज वेल. तो वो बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स एंड HIV, other diseases are completely curable if detected at an early stage and treated properly. तो याद रखना, except your hepatitis B, HIV and your genital herpes, इसके अलावा बाकी सारी कंडीशन को आप ट्रीट कर सकते हो जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. सो यू हैव टू नो दिस थिंग. इन तीनों के अलावा अदर कंडीशंस कैन बी वेरी क्लियरली ट्रीटेबल इन द पर्सन. सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट. अब इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा वैसे ही बता दो अनम्यूट करके. इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी. हर तरीके से हो सकता है ना. यहाँ पे सेक्सुअल कांटेक्ट तो ही आपका यहाँ पे फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी भी आपके यहाँ पे हो सकता है, एंड द इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन ओवर हियर. सो ये आपका ऑप्शन डी आपके यहाँ पे आएगा. ओके, देन अर्ली सिम्टम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर. सो अर्ली सिम्टम्स काफी यहाँ पे माइनर होते हैं. इचिंग, पेन, बैक पेन नहीं होता ऐसा, एब्डोमिनल पेन होता है. यहाँ पे दिखा रहे हैं ना बैक पेन हो रहा है, गर्दन में दर्द नहीं होता. यू जनरली हैव अ एब्डोमिनल पेन, राइट, और यू कैन हैव अ जॉइंट पेन अगर इफ इट्स अ सिफिलिस वाली कंडीशन, राइट. देन स्वेलिंग इन जेनिटल एरिया, स्वेलिंग हो सकता है वहां पे, इचीनेस हो सकता है, पेन हो सकता है. दैट कैन बी सीन इन जेनिटल एरिया, दैट कैन बी सीन हैपनिंग, राइट. एसटीडी आर द मेजर थ्रेट टू द हेल्दी सोसाइटी. एक हेल्दी सोसाइटी को एक मेजर थ्रेट है आप यहाँ पे. सो सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज अ बेटर क्योर. Prevention is a better than cure, especially when something has no cure. क्योंकि आप जानते हो कि कुछ STDs का क्योर नहीं है, so इसलिए prevention is the best thing to do. There is no reason to panic because prevention is possible. कोई reason है नहीं, slide carry है, panic मत होइए, right? Because prevention is always possible. Okay. So what are the things one should take into account? Avoid sex with the unknown partner or multiple partners, right? Always use condom during coitus. जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, condoms are going to play an important role to avoid STDs. So that should be done. And in case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection. अगर कोई ऐसा doubt रहता है, then one should go for a doctor for early detection and get complete treatment if diagnosis with the disease. और पूरा treatment ले लेना चाहिए अगर कोई disease का diagnosis अगर आपका निकलता है तो. Okay, this is something you have to know. राइट, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रॉम. अच्छा, नाउ दिस समथिंग आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एसटीडी यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? यस सर. मेजर बातें तो यहाँ पे एक जनरल इन्फॉर्मेशन वाली बात है जो आप यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हो. जो चीज आपको याद रखनी है दैट इज अबाउट द डिजीज. जो भी बीमारियों की हमने वहां पे बात किया उनको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो वो आपको वहां पे याद रखना है. दैट इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद. ओके, नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो, identify the one which does not specifically affect the sex organ. इसमें से आपको उसका नाम बताना है जो सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती. हैंड रेज करिए आप लोग. चलिए हैंड रेज करिए इसके लिए, फटाफट हैंड रेज करिए. बताइए कौन सा सेक्स ऑर्गन को यहाँ पे
अफेक्ट नहीं करेगा। अर्चित धीमन, ये कौन है? न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। सर डी। बेटा बेटा क्या नाम है आपका, बताइए रियल नाम क्या है आपका? सर अक्षरा। अच्छा ओके, ऑलराइट। शिवा आपको क्या लग रहा है? सर 8। 8 इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप लोगों का सबका आंसर यहाँ पे आपका सही है। ये आपका स्पेसिफिक ऑर्गन को डैमेज नहीं करता, इज गोइंग टू अफेक्ट द WBCs, इम्यून सिस्टम। immune system. Very good, right? Okay, so that is something we have already discussed, right? ये सब हम यहाँ पे already discuss कर चुके हैं, so let's go beyond this. चलिए अभी वाले क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। Let's have a look at this few questions और आगे बढ़ते हैं। So MTP is going to be, इसका आंसर वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके जोर से सब लोग। बैटमैन वाला सर। सही बोला, +5 जिसने बैटमैन वाला भी बोला उसके लिए हम ऐड कर देंगे आपके टेस्ट के अंदर ग्रेस मार्क। हम भी ग्रेस मार्क देंगे, राइट? सो ऑप्शन बी 12 वीक्स, अप टू 12 वीक्स, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी सेफ टू कैरी आउट। बियॉन्ड दैट ये सेफ नहीं होता मदर के लिए, ठीक है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। तो सारे स्टेटमेंट आप आराम से देख लो, टेक योर 1 मिनट, रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड देन बताओ उनमें से कौन सा आपको यहाँ पे सही लग रहा है। और सब लोग अपना टाइम लो, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। नए बच्चे, पुराने बच्चे, सना आई होप आप भी समझ पा रहे हो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। सना, जॉश, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई होप नाउ यू विल बी एबल टू सी यू रेगुलरली। सत्येंद्र कुमार, सपना, हाय गुड इवनिंग। सो टेक योर टाइम, देख लो इन क्वेश्चंस को यहाँ पे ध्यान से, स्टेटमेंट को, एंड देन रेज योर हैंड। आपको सही स्टेटमेंट आप यहाँ पे बतानी है। ओ हैंड रेज कर दी आप लोगों ने। बताइए अपूर्वा क्या कह रहे हो आप? ऑप्शन ए। अपूर्वा यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन ए कह रहे हैं अपूर्वा। ये क्या हो गया? अपूर्वा यहाँ पे ऑप्शन है। शिव आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी, आई मीन 3 सर। ऑप्शन सी कह रहे शिव यहाँ पे। दीक्षा कुमारी, ऑप्शन ए। नम्रता, ऑप्शन ए सर। ऑलराइट, एक और आंसर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तमनप्रीत बता दो। सर ऑप्शन ए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऑप्शन ए मेरे यहाँ पे ये कह रहा है दैट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। ये बात तो बिल्कुल सही है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। शिवा ये तो सही स्टेटमेंट है। सर मैं नीचे का रजिस्टर नोटिस ही नहीं किया, मैं सर 4 ही ऑप्शन है, आई मीन 3 वाला। सर वो नीचे का देखा नहीं सर। अरे बाबा ऐसे नहीं करते हैं। सॉरी सर। स्टेटमेंट ठीक है सर इसलिए से मैं 3 कहा था सर। हाँ सुनो, देखो ये तो मेरे यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे हो गया, राइट? तो मतलब मेरा ए या बी में से कोई आंसर निकल सकता है, क्योंकि जहां पे 1 होगा वहां पे आंसर आएगा, ठीक है? देन बी यहाँ पे क्या कह रहा है? जनरल चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर निल अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड्स इन्फेंट अप टू 2 years। अब इस स्टेटमेंट के अंदर क्या गलत है यहाँ पे मुझे बता दो। सर यहाँ पे 2 years। 2 years। हाँ 2 years यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज टू बी 6 months। 6 months। यहाँ पे 6 months होना चाहिए, सो दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग, बिल्कुल सी, दैट्स विल बी माय रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? देन स्टेटमेंट 3, इंट्रायूट्रिन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये बात भी यहाँ पे सही है, दिस इज समथिंग आल्सो गोइंग टू बी ट्रू, बिल्कुल ये काफी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है। स्टेटमेंट 4, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मे बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर क्वाइटस टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। ऐसा तो हमने नहीं सीखा था, ऐसा नहीं होता, राइट? यस तो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल, बिकॉज कॉन्ट्रासेप्टिव हैज टू बी टेकन फॉर 21 days, देन 7 days का गैप, अगेन सेम साइकिल। सो यस, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। 1 and 3 आर गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। तो अगर आप ये इसके अंदर आंसर निकाल पा रहे हो, देन दैट्स अ गुड थिंग, राइट? दैट्स अ वेरी गुड थिंग इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है? सो यस, इट्स योर ऑप्शन ए। देन अब मुझे बताइए, आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, क्वेश्चन है, खुद से पढ़िए क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर इन दिस। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन रेज योर हैंड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर सारी की सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है यहाँ पे। सो बताइए अनिरुद्ध, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए। अनिरुद्ध यहाँ पे ऑप्शन एक है। गिरिजा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। आपको भी ऑप्शन ए यहाँ पे लग रहा है। अक्षय कुमार, सर ए। दीपिका, दीपिका इज थिंकिंग। सना आपको क्या लग रहा था? सना बताइए। ऑप्शन ए। अच्छा सना एक बात बताइए, आप शाम वाली क्लास में क्यों नहीं होते हैं? अरे डांट नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, लाइक
सर टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता? अरे थोड़ा बेटा अपने हेक्टिक शेड्यूल से टाइम निकालो, शाम को हम पढ़ाई ही कर रहे होते हैं हम भी शाम को पढ़ाई कर रहे होते हैं सब लोग मिलके कम इन द क्लास, टाइम नहीं मिलता या लाइक क्या मतलब क्या स्कूल के काम में लगे होते हो या क्या 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 बात है, क्या है सीन? या यूर ऑक्यूपाइड इन सम, या ट्यूशन होता है, क्या होता है? सर स्कूल कभी के काम कभार में लगे हुए होते हैं। खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, या इट्स अंडरस्टैंडेबल, ओके, ऑलराइट, ठीक है, what it will try to have a slightly shorter duration in some time, so ठीक है, ऑलराइट, ओके, सो यस, ऑप्शन ए मेरा बनेगा यहाँ पे सही आंसर, गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनिटल हर्ब्स, ये जो आपके यहाँ पे तीनों, ये ऑल थ्री ऑफ देम आर एसटीडीज, सो ऑप्शन ए बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बी देखते हो तो इसमें मलेरिया नहीं है आपका एसटीडी, देन सी में आप देखोगे मलेरिया भी नहीं है, फिलेरिया भी नहीं है एसटीडी, ये दोनों एसटीडी नहीं है, राइट। डी में क्या है, कैंसर आपका एसटीडी नहीं है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर, राइट। Which of the following is a sexually transmitted disease is not completely curable? इनमें से कौन सा STD आपका बिल्कुल क्योरेबल नहीं होता? It's not completely curable, क्योरेबल नहीं है, राइट। 2 बार बोल चुका हूँ ये बात, अब ध्यान से आंसर करना है इसके अंदर। बताइए अक्षय कुमार, क्या होगा इसका आंसर? सर डी। अरे महेश आप भी बताइए क्या होगा इसके अंदर इसका आंसर? ऑप्शन डी। ऑलराइट, रानी क्या लग रहा है? ऑप्शन डी सर। एंड सिद्धरा आपको क्या लग रहा है? सर डी ऑप्शन। Right. So option D over here is something which is not curable. This is something which is going to be not curable. So yes, बाकी तीनों कंडीशन जो आपके यहाँ पे उसे हम यहाँ पे क्योर कर सकते हैं, क्लैमिडियासिस या जेनिटल हर्ब्स, गोनोरिया, जेनिटल वार्ट्स, इन तीनों को हम यहाँ पे क्योर कर सकते हैं, बट नॉट द जेनिटल हर्ब्स को हम यहाँ पे क्योर नहीं कर सकते। दिस नॉट क्योरेबल, राइट। क्लैमिडियासिस भी आपके यहाँ पे बैक्टीरिया से होगा, सो क्लैमिडियासिस भी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, दिस इज समथिंग व्हिच विल बी आल्सो हैपनिंग विद बैक्टीरिया। इसका नाम आई विल टेल यू बाय द एंड ऑफ द क्लास, इसका नाम बताता हूं आपको मैं, बट दिस विल बी आल्सो हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, सो दिस इज आल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड इट कैन बी ट्रीटेबल, इसको भी आप एंटीबायोटिक देके इसको आप ट्रीट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर 4 ऑप्शंस एंड ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, नॉट क्योरेबल। इसका बताओ क्या आंसर होगा? मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग ध्यान से करना है सारे बच्चों ने जिनको मैच द फॉलोइंग का इशू आता है, तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से एंड देन ट्राई टू टेल मी ओवर हियर व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस। देख लो, टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड, जल्दबाजी में मत करना। तो इसलिए हमें साइंटिफिक नाम याद रखने होते बिकॉज वहां से क्वेश्चन आता है इसलिए, ठीक है। चलो अच्छा लग रहा है, काजल बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन डी सर। काजल कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन डी। मोनिका क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। अक्षय कुमार सर डी। एंड महेश? ऑप्शन डी। महेश भी ऑप्शन डी कह रहा है। तमनप्रीत बताइए। सर ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है, सो लेट्स सी डी आपके यहाँ पे क्या कह रहा है। गोनोरिया विल गो विद नेसेरिया, नेसेरिया गोनोरिया के साथ यहाँ पे आ जाएगा। सिफिलिस विल गो विद ट्रिपोनेमा के साथ यहाँ पे आएगा, सो ट्रिपोनेमा पैलिडियम के साथ ये आ जाएगा यहाँ पे, सो यस बी के साथ यहाँ पे 3 आ गया। जेनिटल वार्ट्स इज समथिंग हैविंग अ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड एड्स यहाँ पे आपका आएगा, राइट। सही आंसर आप लोगों का, सबको मिलते हैं +4 मार्क्स, सो वेरी गुड। बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसटीडी, इनमें से कौन सा एसटीडी नहीं है? थोड़ा सोचिए, आंसर निकल आएगा, आसान क्वेश्चन है। बताइए दीपिका क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। दीपिका यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहे हैं। अपेक्षा क्या लग रहा है? सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी आप लोगों का यहाँ पे आंसर सही है। एनसेफेलाइटिस आपका इट्स नॉट एसटीडी, बेसिकली ये होता है मच्छर से, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द मॉस्किटो, सो मॉस्किटो बाइट से जो फिलेरिया होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एनसेफेलाइटिस, भी हम यहाँ पे हम बोलेंगे। सॉरी दैट्स नॉट एनसेफेलाइटिस, सॉरी इट्स एलिफेंटियासिस। या ये तो ब्रेन वाला, या दैट्स एलिफेंटियासिस। एनसेफेलाइटिस इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग, इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ योर ब्रेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ योर सेरेब्रम का एनसेफेलाइटिस हम यहाँ पे बोलते हैं। It is not STD. It is not something which is going to be STD over there. ठीक है? So yes, that is going to be your option B बनेगा यहाँ पे as a correct answer. And it is all happening because of the mosquito. That is your elephantiasis. Yes, so B बनेगा यहाँ पे as a correct answer. तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज सही आंसर निकाल सकते हो आप। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस।
क्या होगा इसके अंदर सही आंसर? 4 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे देख रखे, आपको सही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है. Which of the following statement is going to be correct? चलिए बताइए नम्रता, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी. नम्रता यहाँ पे ऑप्शन डी करे आपका यहाँ पे. देन अपूर्वा. ऑप्शन डी. चलिए अपूर्वा एक्सप्लेन करिए कि स्टेटमेंट ए मेरा यहाँ पे रॉन्ग क्यों है. अ पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट सिफाइलिस बाय शेयरिंग मिल्क विद ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज पर्सन. इसमें गलत क्या है बेटा? सिफिलिस सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है. राइट, सो दैट्स गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, ऑलराइट. हीमोफीलिया इज ए एसटीडी. मैं बताता हूँ ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. ये एसटीडी नहीं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है. हीमोफीलिया अगर किसी को होगा तो वो बचपन से ही होगा. ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था अब हो गया, ऐसा नहीं होता. सो इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, so that's why it is not STD, so that's why it's a wrong statement. ये एक wrong statement आपका में बनेगा because hemophilia is going to be it's a genetic disorder. याद रखना, ये आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर. किसी को याद है हीमोफीलिया में होता क्या है? हिमाचल की टीम या किसी और बच्चों को याद है इसमें होता क्या है? एनीवन? यस सर, आरबीसी स्वेल कर जाता है. वापस बोलना पूर्वा. सर रेड सेल स्वेल कर जाता है. रेड ब्लड सेल सेल कर जाते हैं, स्वेल कर जाता है. नो सर. याद रखना, मुझे आपको -5 देने हैं टेस्ट के अंदर. कोई और बताइए. यस सर. सर इनमें ना प्लेटलेट्स की कमी होती है और उसमें उनको अगर माइनर से भी चोट लग जाती है तो उनका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है. ठीक है, मतलब प्लेटलेट्स की कमी की हम यहाँ पे बात नहीं करते, बट यस यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होता. याद रखना. अच्छा सुन लो सब लोग, हीमोफीलिया के अंदर अगर किसी को कट लगता है, अगर कोई है जिसको हीमोफीलिया, ही सफरिंग विद हीमोफीलिया, तो अगर उस पर्सन को शॉर्ट भी कट लगाना तो उसको ब्लीडिंग होती रहेगी और वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है. सो दैट इज द हीमोफीलिया. सब लोग सुन लो ध्यान से, ठीक है? ये हम बाद में वापस से पढ़ेंगे. बट अगर किसी को हीमोफीलिया है तो अगर उसे कट लगा कोई तो वहां पे ब्लीडिंग रुकती नहीं है, एंड द ब्लीडिंग विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग, और वो काफी रिस्की हो सकता है. सो दैट्स वन थिंग. Then genital herpes and sickle cell anemia are both STD. That's a wrong statement. सिर्फ genital herpes भी आपका यहाँ पे STD वाला है. Sickle cell anemia is not STD. Then the chances of 5-year-old contracting a STD are very little. That's a true statement. एक 5-year-old का STD होने के chances बहुत कम रहेंगे because he is not sexually active by any means, and neither 5-year-old is involved in drug abuse. So that is why ये आपका बनेगा as a correct answer. Most correct answer is going to be your option D. राइट. एक और क्वेश्चन कर लो यहाँ पे. Which of the following does correctly match a STD with its pathogen? तो कौन सा ये करेक्टली मैच कर रहा है STD और उसके पैथोजन के साथ? अगेन क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, यहाँ पे कर सकते हो. हैंड रेज करना पड़ेगा, हैंड रेज करना, ऐसी मत आंसर देना. सबको मौका मिलना चाहिए. बताइए अक्षय कुमार. सर ए. ऑप्शन ए. दीक्षा कुमारी. ऑप्शन ए. हर्षदा. ऑप्शन ए सर. राइट, ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. अब बाकी के अगर आपको मालूम ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, बट आपको आपका आंसर आपको मालूम था, सो दैट्स मोर देन एनफ. सो ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर. ऑलराइट देन, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन द ऑल द PYQs ऑफ योर STDs. अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्यों होती है और उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है. राइट. तो पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, RTI को हम यहाँ पे एक्सपांड करेंगे. सो RTI को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो इसके अंदर कौन सा आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा? ABCD वैसे ही अनम्यूट करके बता सकते हो क्या होगा? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ऑप्शन बैटमैन मतलब. Right, that is the correct answer. Reproductive tract infection. So that is what option B becomes my correct answer. So that is going to be the another term for my RTI. Then early symptoms of STD are ABCD. बताइए अनम्यूट करके आंसर इसका. ऑप्शन डी सर. ऑप्शन डी. D. Okay, so पता चल गया इस बार. Option D. So itching and swelling are the common symptoms of the STD. Headache नहीं होता. ठीक है, हेडेक नहीं होता. हेडेक STD में नहीं होता. So that's not going to be the option over here. Which of the following STI is not caused by the virus? Hand raise करना है इसके लिए. हैंड रेस करना है ना, तो -5. Which of the following STI is not caused by the virus? कौन सा sexually transmitted disease वायरस से कॉज नहीं होता? So raise your hand to answer this. कोई नया बच्चा, कोई तो नया बच्चा होगा अभी. अरे कोई नया. अर्चना बताइए. ऑप्शन बी सर.
ये कह रहे हो आप? काजल, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी सर। राइट, सो सिफिलिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट बीन हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द वायरस, ये आपका बैक्टीरिया से हो रहा होगा, राइट? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया एंड ट्राइकोमोनासिस? तो चारों स्टेटमेंट पढ़िए आराम से एंड देन रीड द आंसर। कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है? बताइए अपूर्वा। ऑप्शन सी। तमनप्रीत, आपको क्या लग रहा है? सर सी ऑप्शन। एंड सिद्रा, आप भी बता दीजिए। सर सी। Right, HIV is a pathogen where other are the diseases over here, right? So trichomoniasis is a STD where other are not, ये गलत है आपका यहाँ पे। गोनोरिया is a viral one, ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, so these are going to be wrong. Hepatitis B is eradicated completely where other are not, नहीं, hepatitis B eradicate नहीं हुआ, ये भी आपको मिल जाता होते हुए, so that is why option C over here becomes my most appropriate answer in this. HIV is a pathogen, it's not a disease, right? ये आपका सही आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा। Okay. So which of the following sets of diseases are completely curable if detected early? इनमें से कौन सी डिजीज आपकी है, कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका यहाँ पे जो कंप्लीटली क्यूरेबल होता है? सो अगेन इसका आंसर जल्दी करेंगे आप लोग, फटाफट इसको देख लो यहाँ पे, फटाफट आंसर करो एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बताने की कौन सा सेट है इसमें से जो कंप्लीटली क्यूरेबल आपके यहाँ पे होगा, बताइए। बस इतने लोग, सिंपल है ये तो, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। यू हैव टू टेल मी द ऑप्शन वेयर यू हैव डिजीज व्हिच कैन बी कंप्लीटली क्यूरेबल। बताओ शिवा, क्या होगा इसका आंसर? सर डी। दीक्षा कुमारी, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। क्लेमिडियासिस, गोनोरिया एंड सिफिलिस, ये तीनों आपके बैक्टीरिया से हो रहे हैं और इनको आप कंप्लीटली क्योर कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स माय करेक्ट आंसर, दिस इज गोइंग टू बिकम माय करेक्ट आंसर, राइट? चलिए, सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट पार्ट। सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट इनफर्टिलिटी। सो जब हम डिस्कस करते हैं अबाउट इनफर्टिलिटी तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, दैट इनफर्टिलिटी इज समथिंग व्हिच कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। या इनफर्टिलिटी में बेसिकली क्या होता है, दैट अ मेल और फीमेल इफ दे आर इनफर्टाइल दे कैन नॉट हैव अ बेबी, राइट? इधर समटाइम यू कैन हैव अ फीमेल कैन बी इनफर्टाइल, समटाइम यू कैन हैव अ मेल कैन बी इनफर्टाइल, राइट? अब इनफर्टिलिटी होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, we'll slowly see them, but याद रखना infertility is the ability to produce children in spite of unprotected not produce children in spite of unprotected sexual cohabitation, right? So inability यहाँ पे आएगा, it is going to be not ability, inability to produce children in spite of unprotected coitus, right? So that is going to be called as the infertility. Reasons क्या होते हैं यहाँ पे? एक physical reason हो सकता है, that there might be a possibility कि gamete formation ना हो रहा हो. There is a possibility that gamete formation now, or there is a possibility that the person is suffering with erectile dysfunction, right? There is a possibility that the ejaculation nahi ho pa raha. So certain reasons, physical reasons can be there. Can be a reason as simple as that ovary is not been functioning properly. Okay. Congenital मतलब genetic reason. इसका मतलब यहाँ पे होता है genetic reason. There can be some genetic reason, because of that the पर्सन इज इनफर्टाइल। जेनेटिक रीजन हो सकता है कि जो गैमेट्स बन रहे वो उनके अंदर लाइक दे डोंट हैव अ मोटिलिटी, राइट? या कुछ जेनेटिक रीजन हो सकती है जिसकी वजह से स्पर्मेटोगोनिया ही नहीं बन रहा। सो यू कैन हैव जेनेटिक रीजन एज वेल जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। डिजीज मैंने आपको मेंशन किया था, अगर किसी को एसटीडी होता है और अगर उस एसटीडी को ट्रीट नहीं किया जाता देन इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। तो ये भी आपका रीजन बन सकता है फॉर अ पोटेंशियल चांस ऑफ द इनफर्टिलिटी, राइट? ड्रग्स, इफ समवन इज कंज्यूमिंग सम काइंड ऑफ ड्रग्स, तो कई सारे ड्रग्स पर्सन को स्टेराइल कर सकते हैं। मेनी ड्रग्स हैव अ पोटेंशियल टू मेक पर्सन इनफर्टाइल, राइट? सो ये जितने भी ड्रग्स होते हैं ना, marijuana या कोकेन, हशीश, these all drugs has a potential to make someone infertile, right? So drugs can also have an impact on them. इम्यूनोलॉजिकल रीजंस, कई बार क्या होता है कि आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपकी गैमेट्स को खत्म कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है दैट योर ओन इम्यून सिस्टम कैन डैमेज योर ओन स्पर्म सेल्स। अगर ऐसा कुछ होता है देन दैट बिकम्स अ इम्यूनोलॉजिकल रीजन ओवर देयर और उसकी वजह से द पर्सन कैन बिकम इनफर्टाइल। तो इनफर्टिलिटी होने के कई सारे रीजन यहाँ पे हो सकते हैं, याद रखना। फिजिकल, कॉन्जेनिटल मतलब जेनेटिक रीजन,
जो पहले से ही है, जो जीन के अंदर ही है आपका, देन देयर कैन बी डिजीज वन, जहां पे यू कैन हैव सम काइंड ऑफ डिजीज व्हिच कैन मेक यू इनफर्टाइल, ड्रग्स एंड इम्यूनोलॉजिकल रीजन ओवर हियर। ठीक है, हाँ जी सिद्धरा बताइए क्या सवाल है आपका, सिद्धरा बोलिए। नो सर। ठीक है, सो ये रीजंस हो सकते हैं फॉर अ पर्सन टू बिकम इनफर्टाइल। ओके, सो देन व्हाट हैज टू बी डन, अगर कोई पर्सन फर्टाइल होता है, या समझो देयर इज अ कपल एंड दे आर इनफर्टाइल, या कई बार होता है कि कपल में कोई एक पर्सन इनफर्टाइल हो, देन व्हाट कैन बी डन? If such people want to have a baby, if they want to have a offspring, then they can go for assisted reproductive technologies. तो कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। So there are number of techniques, because of that one can overcome the issue of infertility. आपने शायद बड़े बड़े शहरों में देखा भी होगा, जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, वहां पे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स भी होते हैं। ओके, छोटे शहरों में आपको नहीं मिलेगा, इफ यू गो टू स्मॉल सिटीज एंड टाउन यू डोंट फाइंड देम, बट बड़े शहरों के अंदर इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आपको काफी इजीली देखने के लिए आपको मिल जाता है। ये जो तरीका होता है ना, जो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, जिसके थ्रू अ कपल कैन हैव अ बेबी, दे आर एक्सपेंसिव, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, सो दैट इज व्हाई यू डोंट फाइंड देम इन स्मॉल सिटीज। ठीक है, ये बड़े शहरों में आपको देखने के लिए आपको मिलता है, बट इसमें क्या होता है, नाउ दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ से जो अगले 45 मिनट्स जो मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको ध्यान से सीखना है और समझना है यहाँ पे, राइट? जो लोग क्लास में पहले नहीं थे, स्टिल सिट देयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जॉश, आई थिंक आप काफी दिनों बाद आ रहे हो, जो बताऊंगा उस पर आप ध्यान देना, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स ओवर देयर। बाकी जो आपने मिस आउट किया उसका तो हम फिर बाद में, यू कैन हैव अ लुक एट द लेक्चर्स ओवर देयर। ठीक है, जो भी हम देख रहे हैं, जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन ओवर देयर, यू विल अंडरस्टैंड नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, और इसमें क्या किया जाता है। सो ये कुछ आपके टर्म्स हैं, IVF, ZIF, TGIFT, ICSI, इसको हम एक एक करके यहाँ पे हम समझते हैं। ओके, now let's start with something like your in vitro fertilization. So let's understand a term like my IVF. IVF stands for your in vitro fertilization. This stands for your in vitro fertilization. अब याद रखना, जब भी आपके सामने टर्म आएगा इन विट्रो, जब भी आपके सामने इन विट्रो टर्म आता है, याद रखना दिस इज हैपनिंग इन द लैब। ये बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, ये लैब में हो रहा है। लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर ये इवेंट आपका हो रहा है। अगर आप एक मेल गैमेट को लेके आते हो, इफ यू टेक आउट वन मेल गैमेट, अगर एक नहीं, अगर आप मेल गैमेट को लेते हो, एंड इफ यू टेक सिमिलरली इफ यू टेक द एग, यहाँ पे हमने मेल गैमेट लिया, हमारा हैप्लॉइड मेल गैमेट हमने यहाँ पे लिया, हमने लिया हमारे यहाँ पे फीमेल एग हमने यहाँ पे लिया। अगर मैं इनको फर्टिलाइज करा रहा हूँ बॉडी के बाहर, अगर इनको मैं फर्टिलाइज करा रहा हूँ बॉडी के बाहर, इफ आई एम डूइंग देयर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, अगर इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है आउटसाइड द बॉडी इन द लैब, सो आउटसाइड द बॉडी, और आउटसाइड द बॉडी कहाँ पे, इन द लैब कंडीशंस के, लैबोरेटरी के अंदर, इन द लैबोरेटरी अगर ये मैं कर रहा हूं, तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दिस ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज माय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो इन विट्रो में याद रखना, इट इज हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी, राइट, और ये लैब में हो रहा है। बेसिकली आप लैब में अपने स्पर्म्स ला रहे हो, एग ला रहे हो, उन्हें आप वहां पे फ्यूज कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये बात आपको पहले आपको याद रखनी है। इसको हम, ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, तो इसको हम कैसे यूज करते हैं हमारे पर्पस के लिए। सो इसको हम कैसे यूज करेंगे टू हैव अ ऑफस्प्रिंग फॉर अ कपल, राइट। तो अज्यूम करते कि एक कपल है हु आर इनफर्टाइल, अज्यूम करते कि मेल या फीमेल उसमें जो भी है, लेट्स से मेल इनफर्टाइल है, या लेट्स से दे आर बोथ ऑफ देम आर इनफर्टाइल, दे कैन नॉट मेक द गैमेट्स, राइट। लेट्स टेक दैट, आपने गैमेट्स यहाँ पे लिए, डोनर से लिए, कहीं से भी लिया आपने यहाँ पे गैमेट्स, मेल स्पर्म लिया, फीमेल एग लिया, आपने यहाँ पे कराया फ्यूज लैब के अंदर। सो वी हैव टेकन द स्पर्म ओवर हियर, राइट, वी हैव टेकन द एग, और इसको हमने यहाँ पे फ्यूज कराया। फ्यूज कराने के बाद आपका क्या बनेगा, फ्यूज कराने के बाद आपको बनेगा यहाँ पे आपका जायगोट। ऑब्वियसली बात है, आपका जब यहाँ पे फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन के बाद यू विल फाइंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट। सो लेट्स मेक अ जायगोट ओवर हियर। तो यहाँ पे आपका, सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट, डिप्लॉइड जायगोट आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वंस द डिप्लॉइड जायगोट इज बीन फॉर्म, जैसे ही डिप्लॉइड जायगोट आपका यहाँ पे बन गया, अब जायगोट को आप दो कंडीशन में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जायगोट बनने के बाद it can grow up to, you can allow to grow it to up to 8 blastomere stage,
सो अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक आप क्या कर सकते हो, इसको आप ग्रो कर सकते हो 8 तक ही, 8 से ज्यादा नहीं। 8 ब्लास्टोमियर मतलब आप जानते हो ना ज़ायगोट क्या करेगा, करेगा क्लीवेज, और ये भी आपका लैब में ही हो रहा है, ये भी आपका बॉडी के बाहर ही हो रहा है, लैब में हो रहा है। सो ज़ायगोट बन गया, वो क्लीवेज करेगा, क्लीवेज करके अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक आप क्या करोगे, इसको आप ट्रांसफर कर दोगे फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक आप क्या करोगे, इस ज़ायगोट को आप ट्रांसफर करोगे, दिस विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब। याद रखना अगर 2 स्टेज पे है, अगर उसके अंदर 2 सेल बने हैं, 4 सेल बने हैं, तब तक आप फेलोपियन ट्यूब में भेज सकते हो। इवन 8 सेल तक आप उसे फेलोपियन ट्यूब में आप भेज सकते हो। यू विल ट्रांसफर देम इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल। तो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में आप उसे सेंड कर दोगे। अगर आपका ज़ायगोट समझो 8 सेल स्टेज के ऊपर चला गया, इफ द ज़ायगोट कीप्स ऑन डिवाइडिंग और आप भूल गए, आप अपने काम में बिजी हो गए, सो इट हैज गॉन बियॉन्ड, लेट्स से इट हैज गॉन बियॉन्ड 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। अगर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज से आगे चला गया, क्योंकि क्लीवेज तो होता रहेगा ना, क्लीवेज तो अपने आप होता रहेगा। अगर समझो ये चला गया 16, 64 स्टेज पे अगर ये चला गया, देन वो टाइम पे आप उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं कर सकते। देन दिस ज़ायगोट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। देन इन दैट केस इस ज़ायगोट को हम ट्रांसफर करेंगे यूट्रस के अंदर। देन दिस हैज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। तो याद रखना जब हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा लिया, उसके बाद आपको बनेगा ज़ायगोट। यहाँ पे ज़ायगोट बनने के बाद इट विल स्टार्ट डूइंग द क्लीवेज। क्लीवेज के बाद आप जानते हो कि आपके ब्लास्टोमियर वहां पे बनने लगते हैं। अगर आपका 8 ब्लास्टोमियर या उससे कम वाले नंबर में अगर आपका ज़ायगोट है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे आप सेंड करोगे आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर, वहां पे आप उसे रिलीज कर दोगे, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब के अंदर आप उसे रिलीज कर दोगे, राइट। अगर वो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज से आगे निकल जाता है, अगर उसमें 16, 64 जितने स्टेज आपके आ चुके हैं सेल्स के, देन आप उसे फेलोपियन ट्यूब में आप रिलीज नहीं करोगे, देन यू रिलीज देम इनटू द यूट्रस। आपने उसे यूट्रस में इसलिए रिलीज किया क्योंकि वो रेडी है इम्प्लांटेशन के लिए। जब मैं 8 ब्लास्टोमियर स्टेज के पहले उसे रिलीज कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि उसे मैं फेलोपियन ट्यूब में रिलीज करूं, फिर वहां से वो घूमते घूमते हुए आए और फिर वो इम्प्लांट कर ले। ठीक है, तो ये बात पहले आपको याद रखनी है। सो यू हैव 2 ऑप्शंस, इधर अर्ली स्टेज पे आप रिलीज करो फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और एल्स बाद में आप उसे रिलीज करो यूट्रस के अंदर। अगर आप फेलोपियन ट्यूब से आप रिलीज कर रहे हो, तो इस कंडीशन को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ ZIFT। दिस कंडीशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ZIFT, जिसका मतलब यहाँ पे होता है ज़ायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। दिस स्टैंड फॉर माय ज़ायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अगर मैं उसे रिलीज करता हूं यूट्रस के अंदर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज के बाद, समझो काफी ज्यादा उसका ब्लास्टोमियर यहाँ पे बन चुके हैं, तो अब मैं फेलोपियन ट्यूब में तो ट्रांसफर कर नहीं सकता, आई हैव टू ट्रांसफर देम इनटू द यूट्रस। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। दिस विल स्टैंड फॉर माय IUT। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरली याद रखनी है। आप यही टर्म्स आप यहाँ पे भी देख पाओगे। You can see the term over here, you can see the zygote intrafallopian transfer। तो अगर आपके सामने ये लिख के आ रहा है zygote intrafallopian transfer, याद रखना हम यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं हमारे गैमेट को अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज के अंदर इन द फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे जो हमारा जो zygote है अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज के अंदर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज के अंदर इसको आप रिलीज कर दोगे इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब, राइट। उसके बियॉन्ड आप नहीं कर सकते हैं, तब तक आप कर सकते हो, राइट। यहाँ पे जो मेंशन नहीं किया हुआ, जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ, दैट इज योर इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। IUT याद रखना, इट्स अ इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। अगर 8 स्टेज के ऊपर चला गया, देन आपको उसे यूट्रस में ही ट्रांसफर करना है। यू कैन नॉट ट्रांसफर देम इनटू फेलोपियन ट्यूब। याद रखना ज़ायगोट आप लैब में बना सकते हो, बट जो फीटस का डेवलपमेंट होगा वो लैब में नहीं कर सकते। फॉर दैट यू नीड टू हैव अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यू नीड टू हैव अ यूट्रस, यू नीड टू हैव अ वर्केबल फर्टाइल फीमेल यूट्रस, एंड देन ओनली दैट कैन हैपन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो पहले ये बताओ, क्या ये वाली कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. और जिनको नहीं आ रहा वो भी पूछ लो, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लो, बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम देम। तो एक बार समझ नहीं आ रहा तो बोल दो कि सर समझ नहीं आ रहा, या बोल दो रिपीट करने के लिए, देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू। सर GIFT क्या बताया आपने? ZIFT, GIFT तो इग्नोर करो, ZIFT याद रखना है यहाँ पे, वो तो हम बाद में देखते हैं। ZIFT यहाँ पे है
जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो अर्ली स्टेज पे मैं रिलीज करूंगा जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर वो 8 ब्लास्टोमेर स्टेज के बियॉन्ड चला गया, या मैं कहूंगा अगर वो मोरुला स्टेज के आगे चला गया, राइट, सो 8 and 16 इज द मोरुला स्टेज ना, अगर उसके आगे निकल जाता है वो, सो दैट्स व्हेन आई विल से कि अब मैं इसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं कर सकता, आई कैन ट्रांसफर देम इनटू द यूट्रस, राइट। तो ये करा जाता है, एंड दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली develop a baby in the female uterus, and then they can have that particular baby after 9 months. तो ये याद रखना, ये जो चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना, ये जो किया जाता है इसको हम इवन कहते हैं एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी। ये जो हम यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे इवेंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस इवेंट को हम इवन शॉर्ट में बोलते हैं एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि हमने इन विट्रो अगर हम यहाँ पे जाइगोट बना रहे हैं तो उस कंडीशन को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चन आने पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी, राइट। तो ये हमने यहाँ पे एक चीज देख ली। सो प्लीज याद रखना, द टू टर्म्स व्हिच यू हैव टू नो हियर इज, वन इज बाय ZFT, अनदर इज माय IUT। IUT में आप लिख देते हो एक बार फिर, IUT इज गोइंग टू स्टैंड फॉर माय इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर, इज कॉल्ड एज योर इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर, इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर। जब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब क्वेश्चंस आएंगे, तभी क्वेश्चंस नहीं आते, ये मुझे समझ नहीं आता। जब मेरे को लगता है कि अब तो क्वेश्चंस आएंगे ही, ये तो है ऐसा टॉपिक इसमें तो क्वेश्चन आने चाहिए, तब क्वेश्चन नहीं आता है। व्हाई दिस हैपेंस विद यू ऑल, समझ नहीं आता मुझे। सर वो समझ आ जाता है ना, स्टिल समझ तो वो भी आ रहा होता है तुम लोग को, उसमें भी तुम लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछते होते कि सर ये हो गया तो क्या होगा, वो गया तो क्या हो गया। जब एक्चुअली में कुछ एडवांस चीज हो रही है जो लेटेस्ट भी है, जो रेयर भी है, जो होता लाइक कम जगह पे देखने के लिए मिलती है, उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा। सर एक क्वेश्चन था आपने पहले ही बता दिया, उसका आंसर फिर पूछा ही नहीं। ठीक है, ऑलराइट। सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब कुछ ऐसे प्रिमिटिव बात कर रहे हो, देन यू विल हैव अ क्वेश्चन व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग एकदम एडवांस एंड दे आर लाइक, हाँ चलो होता ही होगा सर, ये आपके लिए तो होता ही होगा, काइंड ऑफ यू मूव फॉरवर्ड। बेटा तुम लोग समझ नहीं आता। Alright, so that's one thing you will find happening over here, right? Now so that's one thing we have seen. So we have seen the IUT, we have also seen the ZIFT. चलो बताइए क्या सवाल आपका, बोलिए। सर जब इनको टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो इनमें मतलब कोई टेम्परेचर कितना मतलब मेंटेन रखेंगे, कितने टेम्परेचर में होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, लाइक जब भी आप गैमेट को मेंटेन करते हो, यू मेंटेन देम इन अ वेरी लो टेम्परेचर, तभी वो वायबल रह सकते हैं। तो पहले तो अगर हम गैमेट से रख रहे हैं तो उनको आप रखते हो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। और जब आप फ्यूजन करा रहे हो तभी यू हैव टू मेंटेन द राइट टेम्परेचर ओवर देयर। और एक और चीज याद रखना, आप स्पर्म को एग से डायरेक्टली फ्यूज नहीं करा सकते, आपको पहले करना पड़ेगा कैप्सिटेशन। कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था नीट में, नहीं एक दूसरी एग्जाम थी, एक और एग्जाम होती है ना NSCB वाली, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। ये अगर हम डायरेक्ट स्पर्म को लेकर रखते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, तो क्यों नहीं कर पा रहा? तो उसका आंसर होता है बिकॉज you haven't allowed those sperms to undergone capsitation। ठीक है, वो एग्जाम दिया करो आप लोग भी, वो एग्जाम देना, काफी अच्छी एग्जाम होती है, ठीक है। सो हाँ जी अपूर्वा बताइए। नो सर, कैपेसिटेशन वाला क्वेश्चन। बोलो ना क्या हो गया, बोलो क्या हो गया कैपेसिटेशन? नहीं सर, जो आपने बोला वही क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर कंडीशन। अब देखो यहाँ पे एक कहानी ऐसी है कि अज्यूम दैट एक फीमेल है, मतलब एक कपल है, राइट। और जो फीमेल है ना, फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स, राइट, शी कैन नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। सो अज्यूम दैट देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ फीमेल who happens to be a girl, right, and she cannot produce the gamete, right? So उसके अंदर gamete formation आपको यहाँ पे नहीं हो रहा, so there is going to be no gamete formation happening in her, right? So she can produce no gametes, so no gametes have been produced in her, right? So no gametes formation। हो सकता है कोई रीजन को समझो, कोई जेनेटिक रीजन हो सकता है, इस वजह से उनके गैमेट्स वहां पे उसके नहीं बन रहे, बट दैट फीमेल हैज अ सुटेबल यूट्रस, सो her reproductive organ is suitable for fertilization and implantation। तो एक फीमेल है, वो डॉक्टर के पास आई, उनके गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बट her organ are suitable for reproductive organ are suitable for fertilization
they are suitable for fertilization and implantation. ठीक है, तो याद रखना कि अगर कोई फीमेल है जिसके पास गैमेट फॉर्मेशन उसका हो नहीं रहा लेकिन उसकी बॉडी इज गुड इनफ फॉर इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक डोनर से हम लेंगे गैमेट्स, कोई दूसरी फीमेल होगी एंड वहां से हम हमारे गैमेट इकट्ठा करेंगे, तो वहां से हम एग हमारे इकट्ठा करेंगे. सो देयर विल बी अ डोनर, and from that donor the gametes will be collected. So from her the gametes will be collected. Gametes means the egg will be collected. So egg will be collected. ठीक है, सो एग यहाँ पे आपके कलेक्ट किए जाएंगे. हाँ जी मोनिका बताइए. सर तो इसका मतलब जो ट्रांसजेंडर पीपल होते हैं उनको भी फर्टिलाइज करवा सकते हैं? Let's not go over there. It's a different thing. It's a completely different thing. Monica, that's a completely different thing. So वो बाद में डिस्कस करते हैं, right? Or else वो एसेंस चला जाएगा वो टॉपिक का, नीट का. ठीक है, right? So let's discuss over here. So what will be happening here is, if you have queries regarding this, then you can ask, right? Not अभी इसको ही पूछो. So what will be happening here is, you will have egg collection which will be happening over here. So donor से हमने यहाँ पे egg को collect किया, okay? अब egg को collect करने के बाद what you can do that this egg can be released into side the fallopian tube. So egg हमने यहाँ पे collect कर लिया है यहाँ पे. Let's say the egg has been collected over here, right? And after collection of the egg, what has to be done here is, now this will be released into the fallopian tube. ये egg को हम क्या करेंगे, collect करें हमने donor से. अब donor से collect करने के बाद हम इसको किस में release करेंगे? ये ऊपर वाली फीमेल के अंदर या वापस डोनर के अंदर? कहाँ रिलीज करेंगे हम लोग इसे? फीमेल के अंदर है ना, जो आई है एज अ पेशेंट क्लिनिक में आई है. सो दिस नाउ एग विल बी रिलीज इनटू द fallopian tube. So this will release in the fallopian tube. Fallopian tube of ब्लू कलर की जो वहां पे फीमेल लिखी हुई है उसके अंदर. सो इन द फीमेल, राइट? तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, आपने जो एग नहीं था उनके पास, जो बन नहीं रहा था, वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, राइट? सो द फीमेल नाउ हैज दैट पर्टिकुलर एग इन द fallopian ट्यूब, राइट? एंड देन उसके बाद व्हाट विल हैपन, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा. सो यू कैन आल्सो रिलीज द मेल गैमेट, या लेट्स से fallopian ट्यूब में रिलीज करने के बाद आफ्टर कपल ऑफ डेज द मेल, लाइक द पर्सन अंडर, लाइक द पार्टनर हैज अंडरगॉन द क्वाइटस, राइट? सो सो इसके अंदर हमने यहाँ पे रिलीज कर दिया फीमेल के अंदर. रुक जाओ बेटा, भी रुक जाओ, ये खत्म होने दो. सो आफ्टर दैट व्हाट विल बी हैपनिंग, सो यहाँ पे देखो हमने एक को यहाँ पे रिलीज किया फीमेल fallopian ट्यूब के अंदर, ओके? तो जैसे हमने वहां पे रिलीज कर दिया, नाउ व्हाट विल हैपन, याद रखना, द फीमेल बॉडी वाज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. द फीमेल बॉडी वाज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. तो उसके लिए उसकी बॉडी वहां पे पहले से रेडी थी. तो अब क्या होगा, ये जो एग होगा ये फर्टिलाइज होगा बॉडी के अंदर, राइट? और फर्टिलाइज होने के बाद वहां पे वो इम्प्लांट भी हो जाएगा. तो याद रखना यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है. सो याद रखना, दिस एग विल रिलीज इन द fallopian tube एंड देन इट विल अंडरगो द फर्टिलाइजेशन. फिर वहां पे क्या होगा, यू विल फाइंड द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस ओवर देयर. देन ओवर देयर इट विल हैपन, यू विल फाइंड फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस ओवर देयर. अब फर्टिलाइजेशन जब आपका हो रहा है बॉडी के अंदर, सो दिस इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी. याद रखना, इट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी. Inside the body, the fertilization is taking place. अगर fertilization होता है बॉडी के अंदर, not in the lab, then that condition over here is called as your in vivo fertilization. Then उसको हम यहाँ पे बोलते हैं as a in vivo fertilization. In vivo fertilization उसे हम यहाँ पे बोलते हैं. ठीक है, तो याद रखना, अगर बॉडी के बाहर हो रहा होता है तो इन विट्रो उसे बोलते हैं, अगर बॉडी के अंदर हो रहा है दैट्स इन विवो. सो जनरली जब मेल एंड फीमेल क्वाइटस करते हैं और जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, सो दैट्स इन विवो फर्टिलाइजेशन ऑलवेज. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फीमेल एग को रिलीज किया, हमने एग को कलेक्ट किया डोनर से एंड देन रिलीज किया उस फीमेल के अंदर जिसके अंदर गैमेट बन नहीं सकते थे, बट दैट वाज सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. एंड ये जो हमने यहाँ पे इवेंट किया, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ GIFT. ये जो हमने यहाँ पे हमारा प्रोसेस किया है, दिस प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर GIFT, दैट इज माय गैमेट इंट्रा fallopian ट्रांसफर. सो दिस इवेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर GIFT.
and this GIFT stands for my gamete intrafallopian transfer. This will stand for your gamete intrafallopian transfer. हम यहाँ पे लिख देते हैं. तो यहाँ पे आप गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हो, आप जाइगोट को ट्रांसफर नहीं कर रहे, याद रखना. Here you are transferring the gamete, so it is called as a gamete intrafallopian transfer. Okay, तो याद रखना ये करा कब जाता है? Only when you have a female who is good enough for implantation and fertilization but does not have a gamete. तो उसके अंदर आप ये कर सकते हो. That is called as my gamete intrafallopian transfer. अब बताइए अपूर्वा क्या सवाल है आपका, बोलिए. So after fertilization जब zygote बनेगा तो उसमें फीमेल के तो genes inherit नहीं होंगे ना? नहीं, वो डोनर के होंगे. Yes. ठीक है, तो डोनर के, क्योंकि डोनर है ना वो, तो डोनर के जीन्स आएंगे. सो अगर डोनर समझो नेदरलैंड से है, राइट, सो बेबी की हाइट काफी ज्यादा होगी फॉर श्योर, राइट, क्योंकि वो जीन्स आ रहे हैं वहां से. सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी सीन हैपनिंग. ठीक है, तो याद रखना. तो ये बात समझो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कंडीशन थी आपकी, प्री कंडीशन आपके यहाँ पे क्या थी. अ फीमेल व्हिच कैन नॉट फॉर्म द गैमेट बट सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. तो वो क्या करेगी, वो डोनर से एग्स लेगी एंड देन विल बी रिलीज इन द फैलोपियन ट्यूब. उसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. बताइए हर्षदा, बोलिए. सर मतलब जो डोनर होता है वो उसके बॉडी से एग निकाल के फीमेल के अंदर मतलब इम्प्लांट किया जाता है, तो फिर हमें मतलब पता चलता है कि वो डोनर कौन है, या फिर उसकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाती है? नहीं, सीक्रेट रखी जाती है. मतलब वो सीक्रेट मतलब जो लोग मांग रहे हैं ना एग, उसका वो लोग दे कैन चूज द डोनर, दे हैव दिस ऑप्शन टू चूज द डोनर. बाकी वो सीक्रेट रखा जाता है. उसके अलावा नो वन नोस whose donor is going to be. ओके सर. ठीक है, so they know that, right? So that is something you will get to see because people prefer certain kind of traits and everything, so that's why. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना. That is the story of my gamete intrafallopian transfer. तो याद रखना, this is my gamete intrafallopian transfer. कौन सी कंडीशन में यूज किया जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए. अब मुझे बताओ इसमें क्या नहीं समझ आया. चलो जल्दी से बताओ मुझे इसके अंदर क्या आपको समझ नहीं आया है, जल्दी से. नहीं बताओगे? You are like कि सर नहीं बताएंगे. People also ना अभी आराम से पढ़ाने देते तुम लोग. I hope it's clear to all of you. So this हाँ जी गिरिजा बताइए. गिरिजा बोलो क्या है सवाल आपका? सर जो स्पर्म्स होते हैं वो फादर से ही कलेक्ट किए जाते हैं या वो भी डोनर से? That depends. अगर समझो अगर फादर नॉर्मल है, there is no issue with the father, then you will take it from a father only, right? So वो कंडीशनल है. let's हमें इसको हम सिंपल रखते हैं गिरिजा की फीमेल है, उसके अंदर ही इश्यूज आ रहे हैं विद द गैमेट फॉर्मेशन, एंड लेट्स से द मेल इज नॉर्मल, सो वी डोंट नीड टू हैव अ मेल डोनर इन दैट केस. समझो मेरी बात. अगर उसका भी अगर केस होता कि वो भी अगर आपका इनफर्टाइल है, देन यू माइट हैव गॉन फॉर अनदर डोनर फॉर द मेल एज वेल. गिरिजा समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? यस सर. राइट, सो इट इज गोइंग टू बी कंडीशनल. वो मैटर नहीं करता. वो हो सकता है कि अगर फादर इन्फेक्टेड है या कोई इशू है, देन यू हैव टू टेक अ डोनर फॉर दैट, or else the father is good enough to conceive that particular egg. ठीक है, all right, so this is something you have to know in this. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब अगला टर्म हम यहाँ पे समझते हैं जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ICSI. This stand for intracytoplasmic sperm injection. अब इसमें करते क्या है, ये कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है. देखते इसमें के अंदर होता क्या है. सो यू हैव अ टर्म लाइक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि हम अगेन ये इन विट्रो ही होगा, ये कभी इन विवो नहीं हो सकता. इट्स गोइंग टू बी इन विट्रो. तो दिस टेक्निक इज आल्सो गोइंग टू बी इन विट्रो. अगर मैं कह रहा हूं इन विट्रो, देन याद रखना दैट मींस it is happening in the lab outside the body. ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे, हम एक एग को पकड़ेंगे, सिंगल एग को हम उठाएंगे. यहाँ पे लैब के अंदर आप एक सिंगल एग को यहाँ पे पिकअप करोगे, सिंगल फीमेल एग को आप यहाँ पे पिकअप करोगे, एंड उसके अंदर आप सिंगल स्पर्म को आप फर्टिलाइज कराते हो. यू विल टेक अ लॉन्ग माइक्रोपिपेट. आप लोग यहाँ पे एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपिपेट.
अरे माइक्रोपिपेट आपने देखा होगा ना, वो नहीं होता जिससे आप लाइक सक करते हो अपने केमिकल्स को केमिस्ट्री लैब के अंदर, माइक्रोपिपेट। यस सर। यस सर। वो इतना लेकिन वैसा नहीं होता है जिसके अंदर आप लिक्विड सक कर सको। इट इज अ वेरी माइन्यूट माइक्रोपिपेट जिसके अंदर हम एक सिंगल स्पर्म को रख सकते हैं, सो ये समझो वही है मेरा यहाँ पे माइक्रोपिपेट। सो दैट इज योर माइक्रोपिपेट, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो इसके अंदर आपको लोगे एक सिंगल स्पर्म को, यू विल टेक अ सिंगल स्पर्म, राइट। सो विल टेक अ सिंगल स्पर्म ओवर हियर, राइट। और उस सिंगल स्पर्म को आप यहाँ पे फर्टिलाइज करोगे। तो उस सिंगल स्पर्म को आप लेते हो और यहाँ पे पंचर करते हो आप इस एग को। यू विल डू द पंचिंग ऑफ द एग एंड द स्पर्म विल एंटर इनसाइड। तो स्पर्म को मेहनत नहीं करनी ब्रेकिंग एग की मेहनत नहीं करनी होती स्पर्म को। द स्पर्म कैन डायरेक्टली एंटर इनसाइड द एग ओवर हियर। सो यू विल फाइंडिंग ओवर हियर ये जो आपका एग है इसके अंदर आप डायरेक्ट एंट्री करा रहे हो, इस एग के अंदर आप डायरेक्ट एंट्री करा रहे हो आपके यहाँ पे स्पर्म की। सो स्पर्म इज एक्चुअली डायरेक्टली एंटरिंग इनसाइड द स्पर्म, इनसाइड द एग। 2 मिनट रुकना बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज द स्पर्म इज गेटिंग इनसाइड द एग। अब ये सब किया जा रहा है बाय अ लैब के अंदर, बाय अ डॉक्टर इज डूइंग दैट एंड दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर एक्चुअली एडिंग द स्पर्म इनसाइड द एग, इसलिए हम इसे डायरेक्टली बोलते हैं एज अ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। डायरेक्टली हम यहाँ पे स्पर्म को इंजेक्शन के अंदर यहाँ पे हम डाल रहे हैं। अब अगर आपके यहाँ पे सवाल आ रहा है कि सर ये एग जो है आपके यहाँ पे ये कौन से स्टेज में है, क्या है, इज दैट कंप्लीटेड द सेकेंडरी oocyte वाला, इसका कंडीशन हो चुका है या ये ऑलरेडी मतलब मियोसिस खत्म हो चुका है, नहीं है। सो समझो इस बात को, दिस एग विल बी इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज, राइट। जैसे ही स्पर्म को यहाँ पे हमने इंजेक्ट किया इट विल कंप्लीट द मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस खत्म करेगा एंड देन यू विल हैव द ओवा विल बी फॉर्म्ड ओवर देयर, राइट। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। उसके अलावा कुछ लैब्स के अंदर डायरेक्टली ओवा के अंदर भी हम इसे डाल सकते हैं। सो यू हैव अ एग which has completed the second meiosis, उसका सेकंड मियोसिस हो चुका है और वहां पे ओवा आपका वहां पे रेडी है, राइट। तो उसके अंदर भी हम यहाँ पे डायरेक्टली फ्यूज कर सकते हैं। तो बोथ द पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर। आपको यहाँ पे याद रखना है कि एग के अंदर हम लोग एक सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं यूजिंग द माइक्रोपिपेट, और जब आप ये फ्यूज कराओगे यहाँ पे इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड एज माय इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये आपका लैब के बाहर, लैब के अंदर हो रहा है, राइट। और एक बार ये हो गया, वंस द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, तो यहाँ पे इसी तरीके से आपका फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ही आपके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ ज़ायगोट फॉर्मेशन। एक बार आपका ज़ायगोट बन गया, अब 2 मिनट के लिए हम लोग रुक जाते हैं। लेट्स से ज़ायगोट बन चुका है एंड वी हैव गॉन फॉर अ कॉफी। तनप्रीत आप पहले ये बताओ कि आपका सवाल क्या है, बोलो। सर वो आपने बोला था कि अगर फर्टिलाइजेशन यूट्रस के अंदर हो तो उसको इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ना, सुनो मेरी बात। अगर आपका फर्टिलाइजेशन यूट्रस में नहीं, फैलोपियन ट्यूब में हो, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो उसे हम कहते हैं इन वीवो, राइट। हाँ, फिर आगे बोलो। तो इसमें भी तो वहां पे फैलोपियन ट्यूब में ही हो रही है ना फर्टिलाइजेशन। ये तो एग मैंने बाहर निकाल लिया बेटा, एग मैंने बाहर निकाल लिया, स्पर्म मेरा बाहर है, मैं लैब में बैठा हूँ अपने, आई एम डूइंग द फर्टिलाइजेशन ओवर हियर। सो इन विट्रो होगा ना यहाँ पे। तो अच्छा देखो ना, ये बहुत लैब में हो रहा है ना। माइक्रोपिपेट लेके मैं बैठा हुआ अपने डेस्क के ऊपर, आई हैव अ स्पर्म इन दैट माइक्रोपिपेट, आई हैव अ एग इन फ्रंट ऑफ मी, राइट, एंड आई एम फ्यूजिंग देम। मैं यहाँ पे स्पर्म और एग को यहाँ पे फ्यूज कर रहा हूँ। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ माय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो सर इसमें स्पर्म जो है वो मतलब मेल इनफर्टाइल है और फीमेल फर्टाइल है। फीमेल सुनो, ये तो अभी हमने ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं, राइट। मैं भी आपको यहाँ पे ये पूरा टेक्निक समझा रहा हूँ, पहले आप ये टेक्निक समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ओवर दैट व्हाट इज माय इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। ये समझ आ रहा है आपको यहाँ पे तवनप्रीत? हमने तो ये कंडीशन कौन इनफर्टाइल है, राइट। या यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन बिकॉज इसके अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती है। Either you have a female who is not forming the egg and they want to go for an intracytoplazmic sperm injection. There is a possibility कि वहां पे आपका sperm formation आपका हो रहा है but sperm की motility नहीं है, so we are going for this thing. तो इसमें आप ये possibility मत बनाओ कि यहाँ पे couples को क्या issue यहाँ पे आ रहा है. You just try to remember that what has been happening over here, क्योंकि इसमें बहुत सारी number of possibilities आपके यहाँ पे है कि फीमेल एग नहीं बन रहा, हमने डोनर से लेके रखा हुआ है, फीमेल एग बन रहा है लेकिन मेल इजैकुलेट नहीं कर पा रहा, तो हमने वापस से ये टेक्निक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देयर कैन बी एनीथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर, राइट। तो उसको आप करो यहाँ पे इग्नोर, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर, राइट। सो ये आपका जब इवेंट यहाँ पे होगा, अब मेरी बात ध्यान से सुना सब लोग। हमने यहाँ पे फर्टिलाइज करा दिया एग को स्पर्म के अंदर, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट। सो नाउ व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जायगोट,
यहाँ पे आपका डिप्लॉइड जायगोट आपका यहाँ पे बन चुका है। अब आप मुझे हैंड रेज करके बताओगे कि अगर मेरा ये डिप्लॉइड जायगोट डिवाइड करता है, क्लीवेज करता है और ये बन जाता है एक मेरा बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसके अंदर है आपके यहाँ पे 64 सेल्स, या मैं कहूंगा इसके अंदर बहुत सारे सेल्स आपके यहाँ पे हो गए। इट हैज अ 16 सेल स्टेज पे चला चुका है, समझो ये मेरा 16 सेल स्टेज पे जा चुका है। अब मुझे बताओ अगर ये स्टेज पे जा चुका है तो मैं इसे कहां पे रिलीज करूंगा? ये हैंड रेज करके आपको बताना पड़ेगा। यू हैव टू रेज योर हैंड टू टेल मी कि इसे मैं कहां पे रिलीज करूंगा। अगर ये मेरा 16 सेल स्टेज पे जा चुका है मेरा यहाँ पे जायगोट, देन इन विच एरिया ऑफ द फीमेल आई एम गोइंग टू रिलीज दैट। सो बस इतने ही लोग बताइए। महेश, कहां पे रिलीज करूंगा मैं इन्हें? मोरुलास्ट वापस बोलना। मोरुलास्ट नहीं सुनाई दिया बेटा, क्या करूँ आप? मोरुला रानी, मोरुलास्ट अरे मोरुला स्टेज तो मैं जानता हूँ, दैट इज ट्रू। इसे रिलीज मैं कहां पे करूंगा फीमेल के अंदर? ये मेरा सवाल है आपसे। यूट्रस। यूट्रस सब लोग बताओ कहां पे रिलीज करेंगे हम इसे? विल बी रिलीज इन द यूट्रस। अगर मैं इसे यूट्रस में रिलीज कर रहा हूं तो इस ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे? इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। बहुत बढ़िया, राइट। इट इज कॉल्ड एज योर IUT, दैट इज योर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। बिल्कुल सही, राइट। अगर सेम जायगोट अगर आपका 4 सेल स्टेज पे होता है या 8 सेल स्टेज पे होता है, अगर ये आपका 4 सेल स्टेज पे अगर आपका ये होता तो मैं इसको कहां पे रिलीज करता? Fallopian tube। Right. Then I'm going to release them into the fallopian tube। और उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं फिर? Zygote intrafallopian transfer। बहुत भाई, बहुत सही, बहुत बढ़िया, राइट। दैट विल बी कॉल्ड एज योर zygote intrafallopian transfer, राइट। बिल्कुल सही। सो दैट इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगी, राइट। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो कोई भी अगर आपको कितना भी घुमा के पूछे, आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके यहाँ पे क्लियर है तो यू शुड नो कि कौन कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, राइट। प्लीज एक बार फिर सुनो, इसमें ये सब याद रखो कि सर कौन यहाँ पे इनफर्टाइल है, कौन क्या है, वो सब आपको याद नहीं रहेगा, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पे दिख सकती है, राइट। दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस थिंग, राइट, एंड इट कैन बी डन फॉर नंबर ऑफ रीजंस, एंड देन अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू रिलीज देम इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये है आपका यहाँ पे ICSI। तो अब बताओ क्या ICSI आप सबको यहाँ पे क्लियर है? यस सर। Yes sir। So इसमें sperms का क्या? लड़कों को समझ आ रहा है? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। शिवा, प्रखर, ये आपको समझ आ रही है ये सब चीजें? सर समझ में आ गया सर, लेकिन एक क्वेश्चन था सर। बोलो शिवा, बोलो। जब तक पूछेंगे नहीं तब तक। हाँ सर हम हैंड रेज किया सर, आपने फिर क्वेश्चन पूछते हैं सर। हाँ सर, इसको हम कैपेसिटेशन करेगा सर? नहीं, वो आप करा लेते हो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू इन द लैब। ये जो स्पर्म हम लेके आए ना, इसको कैप्सूलेशन करा के हम लेके आए। सारा सब कुछ हो रहा है लैब कंडीशन में, स्टेराइल एनवायरनमेंट के अंदर ये सब हो रहा है, ठीक है। सो अ डॉक्टर हैज ऑलरेडी डन द कैप्सूलेशन ऑफ द स्पर्म, ठीक है। बाकी लोग, प्रखर, ओम एंड बाकी लड़के, महेश और कौन है हमारे पास? जॉश इज थोड़ा जो बड़ा इट्स न्यू फॉर यू, आई अंडरस्टैंड। बाकी लोग उसके अलावा और भी कोई? अबू सुफियान, ओम, आई होप इट्स क्लियर टू यू एज वेल। सबको क्लियर है यहाँ पे? ऑलराइट, अज्यूमिंग दैट इट्स ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़े फिर? आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना? Yes sir। ऐसे लाइक दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हो आगे बढ़े। क्या तुम लोग ऐसा, मतलब क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। Let's talk about the AI over here. So now what you are finding in AI, that is my artificial insemination. Intelligence नहीं है, artificial insemination इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, what will be happening here is, यहाँ पे याद रखना the male is going to be infertile। अब मेल यहाँ पे आपको condition याद रखना है, the male is going to be infertile। So infertile means what? So let's define that। So when we say the male is going to be इनफर्टाइल, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो काफी चीजें यहाँ पे हो सकती है। वन थिंग दैट द स्पर्म्स आर नॉट फॉर्म्ड, लेट्स से द स्पर्म्स नॉट फॉर्मिंग, दैट कैन बी वन थिंग, राइट। स्पर्म्स हैव लेस मोटिलिटी, सो यू हैव अ स्पर्म्स व्हिच आर गोइंग टू बी हैविंग द लेस मोटिलिटी, राइट। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। There can possibility of like no ejaculation, or I would say difficulty in ejaculation. Difficulty
इन इजैकुलेशन, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो कई सारे पॉसिबिलिटीज आपके यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, सो अगर ये कंडीशंस है होती है यहाँ पे या स्पर्म फॉर्मेशन आपका नहीं हो रहा, तो व्हाट यू कैन डू ओवर हियर, यू कैन एक्चुअली कलेक्ट द, लेट्स से स्पर्म फॉर्मेशन आपके यहाँ पे नहीं हो रहा, ओके, सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द डोनर। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे स्पर्म इकट्ठा करेंगे फ्रॉम द डोनर से। सो व्हाट विल बी डूइंग ओवर हियर, द स्पर्म विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर। सो डोनर से हम यहाँ पे स्पर्म इकट्ठा कर सकते हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू कलेक्ट द स्पर्म्स। अगर समझो कि पहला केस नहीं है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन आपका हो रहा है बट दे हैव अ लेस मोटिलिटी, अगर लेस मोटिलिटी अगर आपकी यहाँ पे, तो हम मेल से ही, उस जो इनफर्टाइल मेल है ना, उससे ही हम यहाँ पे स्पर्म इकट्ठा हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो वी कैन कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम हिम एज वेल, राइट। प्रॉब्लम क्या है, स्पर्म बढ़ने बट दे हैव अ लेस मोटिलिटी, सो वी कैन कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम देयर, ओके। तो स्पर्म हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं इधर फ्रॉम अ डोनर और फ्रॉम द मेल इटसेल्फ, जिसको इश्यू है वहां से हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नाउ दीस स्पर्म्स विल बी रिलीज्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ये जो स्पर्म हमारे यहाँ पे, these sperms will be inseminated using a device will be liberating them into the fallopian tube. तो जो sperms आपके यहाँ पे, you can directly release them near the fallopian tube, तो अगर हम यहाँ पे मेल गैमेट्स को डायरेक्टली अगर रिलीज कर रहे हैं नियर द फैलोपियन ट्यूब, तो यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है, द मेल गैमेट डज नॉट हैव टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। सो अगर उनकी मोटिलिटी कम भी है तब भी अपने डेस्टिनेशन तक ये लोग पहुंच जाएंगे, राइट। और अगर डोनर से ले रहे हैं तब भी इट इज रीचिंग टू द डेस्टिनेशन ओवर देयर। तो जब आप ये डायरेक्टली कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर डायरेक्टली यूजिंग द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल हु इज एक्चुअली फर्टाइल एंड कैन कंसीव एंड कैन फर्टिलाइज एंड कैन इम्प्लांट, इस इवेंट को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये जो हमने यहाँ पे किया कि मेल से गैमेट इकट्ठा किया हमने यहाँ पे, और उसे डायरेक्टली हमने रिलीज किया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, डायरेक्टली उसे हमने यहाँ पे रिलीज किया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड एज योर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब ये करा क्यों जाता है, एज आई हैव टोल्ड यू, अगर मेल यहाँ पे इनफर्टाइल है तो ये चीज आपके यहाँ पे की जा सकती है। सो दैट इज हाउ यू कैन रिलीज द गैमेट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। दिस इज कॉल्ड एज योर artificial insemination। अब क्योंकि यहाँ पे कई सारे मेल गैमेट्स आप डायरेक्टली रिलीज कर रहे हो फीमेल फैलोपियन ट्यूब के नियर बाय, तो उसका फायदा ये होता है कि बहुत सारे मेल गैमेट वहां पे पहुंच जाते हैं। दे डोंट हैव टू क्रॉस द सर्विक्स, यूट्रस, दे कैन रीच डायरेक्टली इन द लोकेशन। तो इससे क्या होगा, इससे फर्टिलाइज होने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, the chances of fertilization will be very high। क्योंकि आप लोग जानते हो ना कि अगर 200 मिलियन स्पर्म अगर रिलीज कर रहे हैं नेचुरली फीमेल ट्रैक के अंदर, सो मेनी ऑफ देम विल नॉट रीच टू द फैलोपियन ट्यूब। काफी की डेथ हो जाएगी यूट्रस के अंदर, काफी लोग अटक जाएंगे सर्विक्स में, सम ऑफ देम विल गेट ईटन अप ओवर देयर। बट जब आप यहाँ पे गैमेट्स को डायरेक्टली रिलीज कर रहे हो नियर द फैलोपियन ट्यूब, देन बहुत सारे मेल गैमेट्स आपके यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सो दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपके फर्टिलाइजेशन के चांसेस आपके यहाँ पे काफी ज्यादा आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। याद रखना, ये जब किया जाता है तो ये चीज को ध्यान में रख के आप करते हो कि कब ओव्यूलेशन होने वाला है। तो डॉक्टर ये चीज का ध्यान रखता है कि फीमेल का साइकिल क्या है। तो इसको रिलीज किया जाएगा रफली अराउंड ऑन द 14th डे और 13th डे पे इसको रिलीज कर दिया जाएगा इन स्पर्म्स को आपके फीमेल ट्रैक के अंदर। सो दैट इज डन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट दैट विल रिलीज इन द फीमेल ट्रैक, ताकि चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाए ऑफ गेटिंग कंसीव्ड। सो यू हैव अ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कंसीव्ड ओवर देयर। क्या मेरी बात आपको सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. That is what you find happening, और ये होता है यहाँ पे artificial insemination. This will be seen, which will be happening over there, right? तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो टेस्ट वाली बात हमने यहाँ पे देख चुके हैं, so you can, ये खुद से आप देख सकते हो। Up to 8 blastomer stage आप करोगे रिलीज इन द fallopian tube, right? So that is my zygote intra-fallopian transfer. अब एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। IVF technique that early embryo up to 8 blastomer stage is transferred into what? ABCD, वैसे ही बता दो क्या होगा इसका आंसर? फैलोपियन ट्यूब। अगर 8 ब्लास्टोmer स्टेज तक आपका है तो हम फैलोपियन ट्यूब में से ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे कंडीशन आप कह रहे हैं कि हम एक डोनर से एग ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम किस बारे में बात करेंगे? अगर मैं फीमेल डोनर से एग ले रहा हूँ तो यहाँ पे कौन सी कहानी आएगी? Fallopian transfer.
हाँ जी, गैमेट इंट्रा फिलिपिन ट्रांसफर, जीएफटी की यहाँ पे आपकी बात आएगी। सो हमने यहाँ पे ओएम कलेक्ट किया और इनके अंदर हमने यहाँ पे रिलीज कर दिया। सो दूसरे डोनर के अंदर यहाँ पे हमने रिलीज कर दिया। सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ योर, सो बिकॉज वो जो डोनर जिसके अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इट इज सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, उसके लिए वो सुटेबल है, ठीक है। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज योर गैमेट इंट्रा फिलिपिन ट्रांसफर, सिंपल, ठीक है। दैट इज समथिंग, आई होप ये सबको समझ आ रहा है, इवन हमारे यूके वाले बच्चे, आई होप सबको समझ आ रही है ये सब चीजें, यस सर। स्पेशली यूके, स्पेशली उत्तराखंड, ठीक है। कोई चीज अगर लगे कि टर्म समझ नहीं आ रहा तो बता दो कि सर ये तो समझ नहीं आ रहा, सर ये क्या था, बता दो मुझे, मतलब अगर टर्म समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आई नो यू हैव अ लैंग्वेज का सीन, इसलिए बता देना, ठीक है, व्हिच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। देन यू हैव इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म, देखो यहाँ पे, देखो क्या करा जा रहा है, माइक्रोपिपेट वाली नीडल यहाँ पे लगा दी, देख लो यहाँ पे, एंड स्पर्म को हम यहाँ पे रिलीज करें डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर। सो दैट इज माय इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और ये ऑब्वियसली लैब में ही होगा, ठीक है। एंड सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी सीन हैपनिंग। इंटरेस्टिंग साउंड करता है ना थोड़ा सा? यस सर नो बोलो बेटा, सर कोई बोलो। सर टेस्ट ट्यूब में कोई फ्लूइड तो डालेंगे ना, वो कौन सा होगा? वो नहीं जानना आपको, वो आपको जानना है जो आपका एमडी हो जाएगा उसके बाद। लाइक यू हैव क्वेश्चंस, कौन सी लैब, कहाँ पे कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया जा रहा है, लाइक ग्लव्स सिंथेटिक है या लाइक यू विल हैव अ क्वेश्चन ना, लाइक Tamanpreet. So yes, you will not only have fluid, Baba, it will have number of things has to be done before this event to be taken place, right? You also have to get rid of the coronary data over here. वो भी सवाल आता है कि उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, number of things will happen. Okay? अभी पहले नीट का हम लोग कर लेते हैं। Sperm is directly injected into the ovum to form the embryo. So this is something you have to know. Alright, so यहाँ पे मेल है और यहाँ पे क्या लग रहा है, मेल यहाँ पे अगर इनफर्टाइल है तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। एंड यहाँ पे मेल यहाँ पे कार्ड ड्राइव कर रहा है, तो सीमन्स कलेक्टेड इधर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर, वहां से हम यहाँ पे हमारे सीमन इकट्ठा करेंगे इधर फ्रॉम अ हेल्दी डोनर और हस्बैंड, एंड आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इधर इनटू द वजाइना और इन द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड एज माय इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। हाँ, तो ये टर्म याद रख लेना, दैट इज कॉल्ड एज योर IUI, यहाँ पे एक टर्म याद रखना, दैट इज गोइंग टू बी योर IUI, intrauterine insemination, right? So either you release them in the uterus or the vagina. अगर आप यूट्रस में भी उसे रिलीज करो, then even then it is closer to the fallopian tube. Okay, so that is going to be called as your intrauterine insemination. That is more commonly done than the vagina because आप चाहते हो that a male gamete should reach to the fallopian tube very easily. बताइए हर्षदा, बताइए क्या सवाल है आपका? सर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ही है ना? हाँ, that's the same thing. वो बस टर्म आप इसलिए यूज किया जा रहा है just to tell you that you are releasing them in the uterus. That's it. वो सेम ही है. Please mix मत करना, same thing. ठीक है सब लोग. So यहाँ पे इसको रिलीज कर दिया, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन हमने यहाँ पे कर लिया, and that will be your artificial insemination. Okay. So check कर लेते हैं कॉन्सेप्ट कितना यहाँ पे आपको क्लियर है. The method of directly injecting the sperm into ovum in assisted by reproductive technology is called as, so sperm ICSI आपके 7 बज गए, ओके टाइम हो गया आपका, ऑलराइट ठीक है. सो दिस इज समथिंग वी हैव डन. अब इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन लगा के रखे हुए, तो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके आना ताकि अगली बार हम मिलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके. तो बेसिकली बैक्टीरिया का, अरे रुक जाओ 2 मिनट, ठंड रखो, एक सेकंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरफुली दैट वी हैव इन दिस स्लाइड वी हैव सम क्वेश्चंस. मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे. (46, 45, 43, 42, 41 and 40 and 39, 36 से लेके 35, 4 से लेके तक ये सारे क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करने हैं. अगली बार जब मैं मिलूंगा तो आपसे एक क्वेश्चन करे हुए होने चाहिए. स्टूडेंट भी लाइक कि सर कराएंगे तब करेंगे, ये करके आना, बिकॉज यहाँ पे आपका अल्टीमेटली 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बात खत्म कर लें 2 मिनट में मेरी. ये क्वेश्चन प्लीज कर लेना बिकॉज these are your PYQs and they are very good PYQs with the statement वाले क्वेश्चन. अगर आप संभाल पा रहे हो then I don't think आपको कोई इशू आएगा इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने में, and you will also get idea कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं. ठीक है, so please have a look at that, right?
अब बताओ आपके क्या सवाल है, अब एक एक करके पूछ लो अपने जो भी सवाल है आपके यहाँ पे बिफोर यू लीव द क्लास। एंड इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आपको क्या करना है, सर आपने बैक्टीरिया का नाम बताना था उसका, क्लैमाइडियासिस जिससे होता है। स्टिल टाइम टू रिमेंबर दैट, 2 मिनट रुक जाओ। इट्स क्लैमिडियासिस एंड जीनस याद नहीं आ रहा, जीनस इज गोइंग टू बी क्लैमिडियासिस। आपका स्पीशीज यहाँ पे रहेगा, स्पीशीज आई हैव टू चेक दैट बेटा, आई हैव टू चेक दैट, स्पीशीज मुझे याद नहीं आ रहा अभी के लिए, ठीक है। सो या फिर मैं चेक कर लूंगा।